अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आपको भी पता और मुझे भी पता है कि हम वो जनरेशन है जो अपने अम्मा अब्बा से डांट मार बेइज्जती फटकार ये सब कुछ सुनते रहे हैं। और हमें लगता था कुछ अरसे तक, शायद जब हम नए नए पेरेंट बने होंगे, कि हमें भी अपने बच्चों की पेरेंटिंग ऐसे ही करनी है। लेकिन फिर जब हम थोड़े से मैच्योर हो तो हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया हो वो सही पेरेंटिंग हो। हाँ, हम अपने माँ बाप के बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें सीधे रास्ते पे रख के एक अच्छा इंसान बनाया, मगर क्या वो बेल्ट की मार, क्या वो पाइप या हैंगर से या चप्पल से पिटाई, उसने हमें अच्छा इंसान बनाया? इस कश्मकश से हम बहुत ज़्यादा उलझ रहे हैं, दो चार हैं। क्या अगर हम प्यार से पेश आएंगे तो बच्चे नहीं सुधरेंगे? क्या अगर हम उनसे गुफ्तगू करके उनको एक सुलझे हुए अंदाज में समझाएंगे तो क्या वो नहीं सुधरेंगे? बड़े कंफ्यूज्ड हैं हम, नहीं समझ आ रहा कि हम अपने अम्मा अब्बा जैसी पेरेंटिंग करें या जो नए तरीके की पेरेंटिंग है जिसमें मोहब्बत, प्यार, बच्चों की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, उनकी बेइज्जती नहीं करना, उनको स्पेस देना, उनके कमरे में खटखटा के अंदर जाना, उनकी बहुत सारी बातों को मान लेना। समझ नहीं आ रहा क्या करें, और इसी कश्मकश में उलझे हुए हैं। आपको अलग अलग पेरेंटिंग स्टाइल्स इस जनरेशन में नज़र आएंगे। मतलब मुझे याद है अम्मा अब्बा की एक घूरी से हमारी जान निकल जाती थी। हम अच्छे खासे डरते थे एक ज़माने में। क्या हमारे बच्चे हमसे डरते हैं? डरते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं क्या? समझ नहीं आ रहा। तो अम्मा अब्बा बड़े परेशान हैं। वो सारे अम्मा अब्बा जो परेशान हैं, उनकी परेशानी मुझसे देखी नहीं जा रही। तो आइए ज़रा सर जोड़ के बैठते हैं हम सब और तय करते हैं कि कैसे परवान चढ़ाना है अपने बच्चों को, कैसे तरबियत करनी है। क्योंकि हर चीज़ की जिम्मेदारी तो अब अम्मा अब्बा पे आ जाती है ना। बच्चे बड़े होते हैं और उनके पज़ल में जो पूरा कंप्लीट है उसमें एक भी कोई पज़ल इनकम्प्लीट रहता है तो कहते हैं ये आपने हमारे साथ ये किया। तो ये सब कुछ सुनना भी हमें है कि हमने कुछ बुरा कर दिया उनके साथ। ये सब कुछ समझना भी हमने है कि हमने उन्हें वो नहीं दिया जो उनको चाहिए था। हम अपने बच्चों से भी सुन रहे हैं और माँ बाप से पिट के यहाँ तक पहुँचे। तो पीटे, प्यार करें। हम इस कश्मकश में जो दो चार हैं, आइए ज़रा इसका कोई हल निकालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा बहुत तो निकल ही आएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज डिस्कशन होगी पेरेंटिंग पे, मॉडर्न पेरेंटिंग, ओल्ड स्कूल पेरेंटिंग। किस तरह अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल फ़राहम करें, एक अच्छी तरबियत दे के, वो भी मयाना रवि से। पर हमारा पैमाना क्या है ये आज मिलकर जानते हैं। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कुछ ना कुछ हल निकालते हैं। बड़ी कंफ्यूज्ड माएँ हैं और फादर्स भी आजकल के कि हम किस तरह की पेरेंटिंग करें। बड़े फ्लक्चुएट कर रहे हैं। कभी गुस्सा करते हैं तो खुद ही डर जाते हैं उसी गुस्से से कि बच्चों पे ये गुस्सा करें ना करें। कभी बहुत ज़्यादा जेंटल पेरेंटिंग कर लेते हैं तो भी पछताते हैं कि ये तो बहुत ही हल्का हाथ रखा हुआ है हमने। नहीं हमें समझ आ रहा कि हम अपने अम्मा अब्बा जैसी पेरेंटिंग करें या जो हमें लेटेस्ट टेक्निक्स बताई जा रही हैं जेंटल पेरेंटिंग। बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं और उनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें सारी माँओं को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ माएँ ऐसी हैं जिनके पास जेन अल्फ़ा हैं और कुछ माएँ ऐसी जिनके पास जेनज़ीज़ हैं। सो इनकी परवरिश तो करते रहेंगे ना हम, अभी एंड तक अपनी कब्र तक ही करनी है हमें, वो पेरेंटिंग ख़त्म नहीं होती। तो आइए इस डिस्कशन का हिस्सा अगर आप बनना चाहते हैं और कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आइए अपना टाइम इन्वेस्ट करें हमारे शो पे, हमारे साथ आ जाए। अगर पेरेंटिंग की बात हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की माँओं में एक बड़ी रोल मॉडल माँ जो है वो सरवत गिलानी है। अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी वो है, वैसे तो आप और बहुत सारी चीज़ों में रोल मॉडल है माशाल्लाह, थैंक यू। हर चीज़ में, लेकिन एज पेरेंट भी बड़े अच्छे से आप बैलेंस करती हैं अपने प्रोफेशनल और पेरेंटिंग लाइफ को, जो क्योंकि हम शोबिज़ में हम आपको करीब से देख सकते हैं।
तो वो हर माँ एडमायर करती है जो कि इंडस्ट्री में है कि ये कैसे टाइम निकालती है अपने बच्चों के साथ बैठ के पेंटिंग कैसे करती है। सही बात है। आई थिंक वही जैसे आप कह रही हैं कि बैलेंस करने के लिए भी टाइम निकालना हाँ जी, पड़ता है। बिल्कुल। और जब आप अच्छी कॉजेज़ का आई थिंक हिस्सा होते हैं और टाइम देते हैं चैरिटी में, निदा ये मेरा बिलीफ है हाँ। कि अगर आप अच्छे कॉजेज़ में होते हैं तो वो टाइम आपके पास 10 फोल्ड्स में वापस आता है। Exactly. तो मुझे नहीं पता ये टाइम कैसे निकलता है, हाँ। लेकिन बस हो जाता है। हाँ, और जबरदस्त। हर वर्किंग वुमन और हर मदर आई थिंक वो अपने घर को चलाते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, चाहे वो बाहर जाके काम करती हो या नहीं, आई थिंक शी हैज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस। एग्जैक्टली You know. सो कुछ बैलेंस वाली टिप्स हम सरवत से लेंगे यहाँ। अलग अलग चीज़ों के हवाले से बातचीत होगी, स्पेशली पेरेंटिंग के ऊपर। तो हमारे पास एक्सपर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। हुमैरा अफ़ान है जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, सुपरवाइज़र एंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या Thank you हाल so है? much। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आजकल मेरा दिल चाहता है जितनी भी साइकोथेरेपिस्ट हैं उनसे दोस्तियां कर लूं और फ्री में टिप्स लेती रहूं। सही बात है। I क्योंकि आप think लोग you- बहुत महंगे होते We हैं। all need people like her. Exactly. You know, and I keep hearing that के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, आप लोग बहुत महंगे हैं। लेकिन आपका Doctors काम तो है ये, हाँ, डॉक्टर्स तो obviously। कम चार्ज करते हैं, बट देन वो जो घंटा हम देते हैं फिर हम घंटा डिस्कनेक्ट करके पूरा फिर वो आपका 1 घंटा होता है। और क्योंकि आप लोग भी तो ड्रेन हो जाते होंगे ना हमारी बातें सुनते सुनते। ड्रेन एंड निदा ट्रेनिंग एज वेल। सो इट्स नॉट लाइक कि इफ़ आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं 12 साल से अगर क्लाइंट्स देख रही हूँ 13 साल से, तो मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। आई स्टिल कीप इन्वेस्टिंग ऑन गोइंग ट्रेनिंग के अंदर आपको करना पड़ता है कि जो नई चीज़ें आ रही हैं आजकल के Upgrade ज़माने करने के में, लिए अपने अपग्रेड आप को। करने के लिए। यस, सो इट्स ऑल ऑफ दैट टुगेदर। इट्स नॉट जस्ट कि 1 घंटे के पैसे इतने हैं, पीछे जो काम दिखता नहीं है, जो हो रहा होता है इन द सेशन एंड आउटसाइड द सेशन, दैट्स वेरी वैल्यूबल फॉर अस एज वेल, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में है। इफ़ यू आर कमिंग एज अ मदर, इफ अ चाइल्ड इज़ कमिंग, कोई टीनेजर्स आ रहे हैं, कोई बड़े आ रहे हैं, इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आवर हैंड्स कि हमने उनको सही गाइड करके भेजना है या सही Exactly. तरीके से भेजना है। सो या इट्स दैट। सो हमारे पास और जो मदर्स हैं ज़ाहिर है वो भी अपनी अपनी फील्ड में मास्टर्स हैं और अपने बच्चों को, अपने घर को भी देख रही हैं। सो हमारे पास है अनम न्याजी जो कि फार्मासिस्ट है और फ्रीलांसर है। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक ठीक-ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। तो जॉब कंटिन्यू है या ब्रेक लिया है बच्चों की अभी वजह ब्रेक से? लिया है। अच्छा। कुछ मंथ्स हुए हैं ताकि मैं भी थोड़ा एग्जॉस्ट हो गई थी। 10 ईयर्स से जॉब कर रही हूँ, जब Okay. बच्चे छोटे थे तब से ही। ओके, साथ साथ। साथ अच्छा। इवन लाइक व्हेन आई वाज कंसीविंग, तो मैंने जॉब कंटिन्यू की थी। हाँ, फिर उसके बाद मैंने अब थोड़ा सा ब्रेक लिया है। 10 ईयर्स जॉब करके देख लिया, अब मैं थोड़ा फुल टाइम मदर हूँ। Oh, एज ए good. वैसे फ्रीलांसर भी काम कर रही हूँ, हाँ। बट ये है कि बच्चे सामने ही हैं अब। सही है, बहुत ज़रूरी है बहुत जब ज़रूरी आपका खुद का दिल करे ब्रेक लेने का, बिल्कुल। क्योंकि इंसान थक जाता है। Exactly, तो शुक्र है कि आपको ब्रेक लेने का मौका मिला है, वरना बहुत सारी खवातीन जो कि बहुत सारे फाइनेंसिस के दबाव में होती हैं, बिल्कुल वो ऐसे कभी कभार चाहते हुए भी जो है वो नहीं ले ब्रेक सकती। नहीं ले पाती। बिल्कुल। फिर हमारे साथ मौजूद हैं सानिया जैदी जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एमसार्क से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक कैसी यू। हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स आप भी कंटिन्यू कर रही हैं अपना काम या थोड़ा ब्रेक लिया है? नहीं नहीं, मेरी तो लाइफ इज़ अ तेज काम। तो अच्छा। आई एम अ बिजनेस वूमन, फुल टाइम ओह। बिजनेस है, टीम्स है, लेकिन ऑब्वियसली कलेक्टिवली मी एंड माय हस्बैंड हैव 4 किड्स। माशाल्लाह। वी आर जस्ट लुकिंग आफ्टर देम। और हमारे पास जेन जी से लेकर जेन अल्फा तक 4 बच्चे हैं, तो यू कैन इमेजिन। ओके, सो बड़ी बड़ी सारी टिप्स मिलने वाली है पेरेंटिंग की भाई, absolutely, और absolutely. एक्सपीरियंसेस शेयर होने वाले हैं। फिर हमारे साथ जवेरिया मुर्तज़ा है जो कि रेजिन आर्टिस्ट हैं ना, और जिव रेजिन से मतलब आपकी कंपनी का नाम है या हॉबी है ये बस? बेसिकली इट्स जस्ट अ हॉबी। अच्छा। रेजन का ही है, वो क्राफ्टिंग हूँ तो मैं होम मेकर, हाउस वाइफ, फुल टाइम बच्चों के साथ वो सब। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 20, 17 एंड 15 की एज के बच्चे हैं। ओके, इतना मार्का आपने सर कर लिया है, ये कोई आसान इसलिए काम नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए अब अपने आप को टाइम देती हूँ अपनी हॉबीज़ को, तो वो परस्यू कर रही हूँ। तो उसमें ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हम शुरू करते सरवत तुमसे, तुम्हारे बच्चे अभी तीनों जो हैं वो जेन अल्फा के ज़ुमरे में आता है, बल्कि छोटी वाली तो बूम, वो क्या कहते हैं, बेबी ब्लूमर। कौन सी? बेबी ब्लूमर। बेबी ब्लूमर्स। अच्छा, एक I ये think नई आ गई है, अल्फा के बाद ये भी आ गई है। बीटा है, फिर उसके बाद अल्फा के बाद बीटा उसके है, बाद बीटा है। और उसके बाद अब क्या है लेटेस्ट? बेबी ब्लूमर्स कहते हैं। बेबी ब्लूमर से बहुत पुराने हैं। अच्छा, हमारे से ऊपर जो है वो मिलेनियल्स, हम मिलेनियल्स हैं। Right. हमारे से ऊपर जेन एक्स है,
और हमारे जो मेरे ख्याल पेरेंट्स होंगे जो मतलब हाँ, between- नानी नाना दादा हाँ, हमारे 45 से वो 65 boomers। के दरमियान जो पैदा हुए हैं वो बेबी बूमर्स हैं। और इसका मतलब तुम्हारी छोटी वाली जो है वो बीटा में आई बीटा में वाओ, ये सारी टेक्नोलॉजी के वर्ड्स ये हमारे बच्चे ही बताते हैं हमें। अच्छा, और जो तुम्हारा बीच वाला है वो 9 इयर्स के हैं। तो वो जेन अल्फा में आएगा। नहीं 9 इयर्स का है और जेन अल्फा। जेन अल्फा। तो अब ये तो आगे ही बढ़ गई भाई, इसके पास तो बीटा भी है। मैं जीत गई। आपके पास यू आर रेजिंग अ फ्यूचर जनरेशन। We are all raising our अच्छा, और ये इसका मियाँ तो मेरे मियाँ और मुझे भी पटियां पढ़ा रहा था कि हम लोग भी बीटा और अल्फा और लेकर आए। तो वो तो हम उसकी बातों में नहीं आए। डॉक्टर साहब मिले, कहने लगे अच्छी शक्ल वाले, अच्छे वसाइल वालों को और करते जाओ करते जाओ। मैंने कहा आबादी वैसे ही बढ़ी हुई है, याद है? हैं? Remember आपके होने घर वाली जब थी आए। तुम्हारी तीसरी, तो उससे हम काफी मेरे मियाँ के कान में जो है ना डाला। डाला वो। ये तो वो नेपोलियन सेड ना, आपको देख के वो ये कह रहे हैं ना, गिव मी वन गुड मदर आई विल गिव यू द होल नेशन। तो वो तो उसको मैंने फॉलो कर। वो यासिर काफी उसके इन्फ्लुएंस का शिकार हो रहा था। फिर मैंने आपने उसको बचा यूं लिया। एक आंख से देखा और फिर मैंने कितनी मुश्किल से संभालना अपने तो कमरे को आपने ही- कमर बनाया, ऐसे नहीं करो खुदा के वास्ते। अच्छा जी, तो आते हैं पेरेंटिंग पे। सरवत, जब तुम पहले बच्चे की माँ बनी, सो कुछ टिप्स तुमने अपनी सास या अपनी अम्मा से ली एज पेरेंट, या तुम वो वाली माँ हो जो उसके पैदाइश से पहले बहुत कुछ किताबें पढ़ चुकी थी, बहुत सारी रिसर्चेस कर चुकी थी? निदा, आई थिंक पहली दफ़ा तो खुद आपको नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है, किसका सुनना है। और माशाल्लाह हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ तो अनइनवाइटेड ओपिनियंस भी आपको यू नो सुनने पड़ते हैं एंड एवरीथिंग। बट ऑब्वियसली माँ हो गई, जो भी ख़वातीन घर पे होती हैं वो आपको एडवाइस करती हैं। आई थिंक कि उनकी हेल्प के बग़ैर आप नहीं कर सकते। जो फैमिली से बाहर एडवाइस मिलती है, मैं कहती हूँ कि वो शायद अननेसेसरी होती है। बट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा भी, बट देन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। अच्छा। कि मुझे था कि यू नो एवरी टाइम इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। Yes. जब कहते हैं ना कि व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न अ मदर इज़ बॉर्न, तो मैं भी पहली दफ़ा ममता जो है वो मेरी पास पहली दफ़ा आई। तो बहुत सारी गलतियाँ भी हुई, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता थी वो सीखने को मिली। और कोशिश यही रही कि उसको फुल अटेंशन दें, हर चीज़ क्लेanलीनेस। बट पहले बच्चे में हर चीज़ बहुत आप एक्सट्रीम पे रख के कि हाय जर्म्स ना लग जाएं और ये ना हो जाए। दूसरे और तीसरे तक आप कहते हो अच्छा चलो अच्छा इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है, नीचे ज़मीन से उठा के खा रही है, वेरी गुड, इम्यूनिटी बिल्ड हो रही है। सो आई थिंक विद एवरी चाइल्ड यू आर अ डिफरेंट मदर एंड इवन द फादर। विथ एवरी चाइल्ड आप एक अलग पेरेंट होते हो, क्योंकि उस वक्त आपका जो इमोशनल स्टेट मेरा रोहान के टाइम पे था वो इस वक्त एला के टाइम पे नहीं था। फाइनेंशियल स्टेट हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेट हो गया। सो एवरी टाइम अ चाइल्ड इज़ बॉर्न यू आर इन अ डिफरेंट पर्सन, यू आर अ डिफरेंट पर्सन। तो रोहान के वक्त तो आई थिंक आई वॉज वेरी नाइव और मेरा पहला एक्सपीरियंस था, तो हर चीज़ बहुत नई लगती थी। चीज़ को समझने में, उसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगता था। अब तो मुझे लगता है मैं आँख बंद करके पैपर भी चेंज कर लूँगी, दवाई कौन सी चाहिए वो भी दे दूँगी। सो ऑब्वियसली वन आफ्टर द अदर आप खुद एक्सपीरियंस करते हो और आप खुद लर्न करते हैं, एंड इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। तुम्हारे तीनों बच्चों में कितना कितना गैप है जैसे? तो रोहान इज़ 11, आरेज इज़ 9, तो इन दोनों में 2 साल का फ़र्क है। एला नूर जो है उनमें और आरेज में 5 साल का फ़र्क है, वो 2.5 साल की है। ओके, तो उस 5 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। बिल्कुल। यानी अल्फा से बीटा हो गया। बिल्कुल ठीक है ना? तो बिल्कुल। तुमने रोहान की पेरेंटिंग और अगर कंपेयर करती हो एला नूर की पेरेंटिंग में, तो कितना परसेंटेज चेंज मारा? सो आपके ही शो पे हमारी ये बात हो चुकी है कि रोहान और आरेज के वक्त मैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन से नहीं गुजरी थी। एला के वक्त मैं बहुत सिवियर पोस्टमार्टम डिप्रेशन से गुजरी थी। सो फॉर मी माय फर्स्ट फ्यू मंथ्स जब रोहान पैदा हुए थे तो बहुत हंकी डोरी थे और बहुत खुशी के थे और बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। और आरेज के भी वक्त इट वाज रियली नाइस। आरेज के वक्त मेरा सबसे ज़्यादा ट्रबल टाइम ये था कि मेरा बड़ा बेटा छोटे बेटे को या छोटे सिबलिंग को
कैसे एक्सेप्ट कर रहा है. दैट वाज माय स्ट्रगल, बिकॉज वो जेलेसी भी आती थी, वो फियर भी था उसके अंदर कि ये इसको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है. बट विथ एला नूर ये दोनों तो माशाल्लाह बड़े हो गए थे. दे वर अबाउट 7 and 9. उसको वो भी सेलिब्रेट कर रहे और वो थे ना? सेलिब्रेट कर रहे थे बिकॉज इट वाज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिबलिंग. दो भाइयों की एक बहन rivalry और बहन 5 was साल के बाद। कंप्लीटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फीलिंग उनको भी थी. तो मुझे उनको इतना देखना नहीं पड़ा जितना मुझे अपने आप और एला को देखना पड़ा और उस रिलेशनशिप को बिल्ड करने में लगा. अब अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 2.5 years. मैंने बहुत सारी थेरेपी ली, मैंने बहुत सारी रीडिंग की. मैं आई थिंक स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हुई हूँ अपने डिप्रेशन के बाद. एंड आई थिंक इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फेज ऑफ माई लाइफ. इस टाइम पे जब पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, अभी एक लिंजी कॉलिंस का एक बड़ा एक केस चल रहा है इंटरनेशनली और उसको पोस्टपार्टम साइकोसिस हुआ है जहाँ पे उसने अपेरेंटली शी इज़ मर्डर्ड हर 3 children. और उसका पूरा वो ट्रायल चल रहा है, अभी कुछ प्रूफ उसके ऊपर नहीं एक हुआ है. फिल्म भी बनी है. आई डोंट नो पहले बन चुकी वो है इस एक तरह और की। केस था वो, जहाँ हाँ। पे 3 मर्डर्स हुए. तो आई कैन टोटली रिलेट टू हर. जहाँ वो सुसाइडल है, जहाँ वो उसको थॉट्स आती थी, जहाँ उसके दिमाग में वॉइस एक है कॉन्स्टेंटली उसको बोल रही है, उसको डिमीन कर रही है, उसको ये बता रही है यू आर नॉट अ गुड मदर, यू आर दिस एंड दैट. सो आई फेस दैट विथ एला and it was a completely different time for me. It was a very dark time for me. और उस वक्त आई थिंक कि आपकी कम्युनिटी, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपका आपका हस्बैंड हस्बैंड किस तरह आपके साथ ट्रीट करता है, आपको क्या फील कराता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो आई थिंक पेरेंटिंग जो हमने एक टाइटल माँ के लिए सिर्फ रख दिया है, उससे मैं बार बार हर जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं ये कहती हूँ कि पेरेंटिंग ठीक है, एक बाप का भी बहुत फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को देखे. बट एट द सेम टाइम यू नो वी फॉरगेट, वी आर लाइक वो बेबी ठीक है, ओके ठीक है, कहानी वहीं ख़त्म हो गई. लेकिन हम भूल जाते हैं कि माँ के बारे में भी पूछना है. इज़ द मदर ओके, इज़ शी डूइंग फाइन, नॉट ओनली आफ्टर डिलीवरिंग द चाइल्ड but on a lengthy time period. Is she okay today? Yes. Is she okay in the summer? अब उसका कैसा, तो वो हम भूल जाते हैं. हम समझते हैं अच्छा पैदा हो गया, माँ हॉस्पिटल से निकल गई, हमारी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई. ये एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ लॉन्ग साथ और केयर और अटेंशन और कॉन्शियसनेस रिक्वायर करती है. क्योंकि पेरेंटिंग के ऊपर तो हम बाद में आएंगे. पहले बहुत सारी माँओं को मैंने देखा है बच्चा डिलीवर करने के बाद उनकी मेंटल हेल्थ वो नहीं रहती जो बच्चा पैदा करने से पहले होती है. बिल्कुल ऐसा. और अगर वो उनकी मेंटल हेल्थ वो एक सर्टेन नॉर्मल तरीके से नहीं होगी तो वो बच्चे की पेरेंटिंग कैसे करेंगे Absolutely. आगे चल के. बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं उनकी ज़िंदगी में. बिल्कुल. आई थिंक अ लॉट ऑफ टाइम्स निदा mothers are not aware कि अगर उनको like you said कि postnatal depression, prenatal depression दोनों ही साथ चलता है. Maybe like we were talking about our grandmothers, उस ज़माने में ये होता था कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा. Everything was really minimized and you know put on the side कि ठीक हो जाएगा. exaggerate नहीं करो, हवा नहीं बनाओ. और हमारे पास vocabulary भी नहीं थी. वोकैबुलरी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी. अब अगर ये आ रहे हैं, so you have to understand it's very important, it's very real. ये चीज़ें होती हैं. When my son was born, he's 22 now, माशाल्लाह. थोड़ा सा मेरा भी एक फेज गया था of a slight depression and I was like, I couldn't even call him by his name. And I was like, why is this happening? ठीक है, books में पढ़ी थी, what to expect when you're expecting. It was all about the baby. It wasn't about what will happen to me. And then after that, when I started my therapy courses and everything, I was like, okay, you know, I am a major part of all of this as well. Because अगर माँ की mental health ठीक रहेगी, घर का माहौल ठीक रहेगा, तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपका काफ़ी हद तक उसकी अपब्रिंगिंग काफ़ी अच्छी रहेगी. जहाज़ में आई यूजली टेल माई क्लाइंट्स एज वेल, सबसे पहले बोलते हैं ना, अगर लो प्रेशर होगा, मास्क पहले आप खुद पहने, फिर आप अपने साथ वाले को लगाएं. सो इट्स लिटरली लाइक दैट कि आपकी अपनी मेंटल हेल्थ पहले बेहतर होगी, अपने आप को पहले बेहतर रखें, फिर आप अगले को देख सकते हैं. एक ब्रेक पे जा रहे हैं. ब्रेक के बाद हम बेसिकली आज पेरेंटिंग के ऊपर बात करेंगे. समझिए तो वार्म अप राउंड था, अब पेरेंटिंग की टिप्स शुरू होंगी और अपने अपने एक्सपीरियंसेस से सब हमें गाइडलाइंस दे सकते हैं.
कि हम करें क्या, कैसी पेरेंटिंग होनी चाहिए आजकल के ज़माने में। हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसी तरह हर पेरेंट भी डिफरेंट है, लेकिन कोई ना कोई एक कॉमन पॉइंट्स तो होंगे जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम बात करें पेरेंटिंग टिप्स पे कि क्या करें, ये करें या वो करें। कुछ कन्फ्यूजन्स को दूर करने की कोशिश करते हैं आज, और हमारे पास जितने सारे पेरेंट्स हैं, प्लीज़ आप सबकी टिप्स चाहिए कि आप लोगों ने अपना पैमाना कहाँ तक फिक्स किया और क्या सोच के किया। आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। एक्चुअली मैंने सबसे पहले जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे तो उनका मसला क्या है, हम तो बड़े ताबेदार, बड़े आपके कोई बच्चे पहले ये फरमाबरदार। बताइए कि कितने कितने हमारे सबसे बड़ी जो है वो है 24 की, फिर वी हैव 19, माशाल्लाह को 24 की। 16, देन वी हैव 11। तो घर में माशाल्लाह वही जैसे मैंने कहा कि जेनजी से लेके अल्फा तक सारे। हाँ, स्पेशली जब मेरा 16 वाला है सयाम, वो जब बड़ा हो रहा था तो फिर ऑब्वियसली हम चीज़ें देख रहे होते थे। मैं कहती थी मसला क्या है, हम इसकी एज में इतने ताबेदार, अम्मी ने एक बात कह दी, अब्बू ने कुछ कह दिया, तो वो देन आई स्टार्टेड स्टडिंग। आई हैव डन माय न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग आल्सो। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। आई रियलाइज, मैं और मेरा बात कर रहे थे शो से पहले, कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमसे एक जनरेशन ऊपर थे। यानी कि मैं अगर मिलेनियल हूँ तो मेरी माँ जेनेक्स नहीं थी और मेरे वाले जेनेक्स नहीं थे, वो बेबी बूमर से। तो एक वैसे ही अदब था। याद नहीं, हम जब छोटे होते थे तो हम कहते थे यार इसकी अम्मी कितनी प्यारी है, कितनी यंग है। हमारी अम्मी इतनी बड़ी बड़ी लगती थी। आई मीन आई एम श्योर दैट मदर्स कैन रिलेट टू दैट। तो एक तो जनरेशन गैप बहुत था, अदब वैसी हमारी DNA में आ गया था। हमारे बच्चे देखते हैं हमारी मॉम्स, हमारे फादर्स इतने यंग हैं, वो हमें पर्सपेक्टिव पे लेते हैं। अच्छा, अब लड़के तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, अब वो चेंज हो जाता है। मेरी एक दोस्त कहती है बेटा हाइट निकलने तो पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। सही बात। तो हमारी जनरेशन्स में वो टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक इतने चेंजेस आए। अच्छा, अब हम मिलेनियल्स क्या हैं, सॉरी टू से कि जवानी जा नहीं रही, बुढ़ापा हम आने नहीं दे रहे ना। वी आर अ मेंटेन्ड जनरेशन। तो हमारे बच्चे हमें उस नानी दादी वाले अदब में तो लेते ही नहीं है, उनके DNA में ही नहीं आई है। एग्जैक्टली। But I feel more than adab as well, Sanya, you're right, absolutely, because अब इतना वो culture बन गया ना, be a friend to your cool mom. child, be a cool mom, be a friend. You know, spare the rod and spoil the child. कोई वजह थी कि ये बना था, ठीक है, आप कहते हैं ना वो शेर की नज़र रखो और वो सब, all of that is necessary, but जो प्रेशर्स आजकल ये लोग डील कर रहे हैं उनके लिए आई थिंक ये बड़ा कोई छोटी चीज़ है। अदब अपने पेरेंट्स का इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट दे नीड टू डू। उसके अलावा उनके ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर, सोशल प्रेशर, फिर ये पढ़ाई का प्रेशर, फिर ट्राइंग टू फिट इन का प्रेशर, उनकी अपनी आइडेंटिटी की है। आजकल बच्चों पे बहुत प्रेशर है, जो हम पे उसका आई थिंक 1% या 5% भी नहीं था। हमने सिर्फ ये करना था, माँ बाप की अदब करनी थी और पढ़ाई करनी थी, अच्छी पढ़ाई करके दिखाने, ये दो चीज़ें। अच्छा, लेकिन देखिए कुछ भी कहें आप, हमारे अम्मा अब्बा ने हम पे प्रेशर डाल के हमें वो प्रेशर्स लेने का, अगर हम पे ये प्रेशर्स पड़ते तो हम आदी होते, लेकिन हमारे बच्चे आदी नहीं है जेंटल पेरेंटिंग। इसीलिए बिकॉज हमारे ऊपर पढ़ाई का प्रेशर था और आपने घर, चले बंदी है तो घर अच्छा रखना है, लड़का है तो तमीज़ करनी है, अच्छी नौकरी लेनी है, ये दो तीन चीज़ें थी। आजकल एग्जैक्टली वेरी बेसिक। आजकल अगर आप बच्चों को देखो उनके प्रेशर्स ही फ़र्क है। यू नो, अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया ही बोल रहे हो तो सोशल मीडिया इज़ अ वेरी जेनेरिक एंड ब्रॉड फ्रेम स्टफ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके अंदर भी इतनी बाय लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स है। वो अनियन पील आप करो तो इतना प्रेशर हमारे बच्चों पर है आजकल, ऑफ द वे दे वांट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, ऑफ द वे हाउ द वर्ल्ड सीज देम। फिर उन्हें तमीज़ भी करनी है, फिर उन्हें पढ़ाई में ग्रेड्स भी ठीक करना है, फिर उन्हें हर जगह पर पहुंचना भी है, फोमो भी उनको हो रहा है। क्योंकि मैं ये डिफरेंस, आप सही कह रही हैं, अगर कोई भी ऐसी शोबिस की पर्सनालिटी है, वो अपनी कोई कैसी भी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल देती है। फेसबुक तो थोड़े से एक पुराने ज़माने के लोग हैं, वो कैसे भी, लेकिन जो नई जनरेशन है उनके लिए पिक्चर परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं डालेंगे, वो 100 तस्वीरों में से एक चुनेंगे। अच्छा निदा, शायद इसमें उनकी शक्ल भी नजर ना आ रही हो, लेकिन वो एस्थेटिकली जो है वो एब्सोल्युटली। इसमें एक बहुत फनी है कि ये भी है कि आजकल हम जो अपने बच्चों के साथ तस्वीरें खींचते हैं, मामा पोस्ट नहीं करिएगा। यस, मतलब नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि दे डोंट लुक परफेक्ट इन दैट पिक्चर, तो वी आर नॉट अलाउड टू एंड देयर इज वन थिंग मोर, प्राइवेसी। एग्जैक्टली। देयर इज अ लॉट ऑफ हमारे बच्चों में, एटलीस्ट माय किड्स,
they have the social media accounts. I'm not in it. They hardly post anything. They're like, why do I need to make my life public to everybody? Same मैं हर चीज़ here. post करके सबको, and I'm like, okay, you know, so तो, good. you know, which is, and that's what you learn from them. Exactly. Every time I post, मैं सोचती हूँ उनके My point is perspective से. पिक्चर परफेक्ट चाहिए, नहीं राइट पिक्चर परफेक्ट चाहिए और फिर रहे हैं कैमल कट और बैगीज में। Exactly. ये कहाँ का कानून है यार? Exactly. That's I a don't agree dilemma. to that. Yeah, that's a contradiction. मतलब आपके बाल बने हुए नहीं है, बैगीज से नीचे आपने कुछ पहनना नहीं है, पैंट्स नीचे तक आया तक है, पिक्चर परफेक्ट चाहिए। Why? What's going on with your generation? The way I sent my kids to university, छोटे बाल, क्लीन शेव, सब साफ. अब वो 2 साल बाद मैंने कहा लगता है आप लोग का घर नहीं है, you लोग होमलेस, बाल लंबे हुए हुए, बियर्ड बनी हुई. The girls thinks it's cool. My friends like it. मैं कहा your mother doesn't like it. But I have to accept it because I said ये टाइम अभी है, कर लो बच्चे जो करना है, बाल इतने कर लो, इतनी पतलूने पहन लो, इतने बड़े बड़े जूते पहन लो. जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी, then I will and the decorum will expect from you to dress well, to look like gentlemen. एक अभी इस फेज में आपने जो करना है आप कर लो. But I think ये हर जनरेशन में था. था ट्रू. You know, 80s में जब बाल लंबे करते थे बॉयज, तब भी उनको डांट पड़ती थी, तब भी वो उनका यही You are कहा जाता right. था, Yes. अभी वक्त है कर लो. आई थिंक कि हमने पेरेंटिंग को भी बहुत ज़्यादा उस पे कि वी हैव टू बी परफेक्ट पेरेंट्स. आवर पेरेंट्स weren't perfect parents and they did not have any regret. Yes. उन्होंने इस चीज़ को अपने सर पे नहीं चढ़ाया कि भाई हम उस पेरेंट की तरह अंडरस्टैंडिंग भी हो और ये भी. मुझे तो याद है मतलब सिर्फ हंटर रह गया था. हर मोहब्बत खाई है, चाहे वो हैंगर हो या चप्पल हो. Same here. एवरीथिंग राइट. इवन और उनको बहुत फख्र भी है कि वो बड़े अच्छे पेरेंट रहे हैं. हाँ. हम लोग होता है ना, पता नहीं हमने सही किया है नहीं भाई, वो लोग उनको था कि हमने तो बहुत अच्छे हम parents आई फील निदा कि आजकल भी हमें भी एज पेरेंट्स थोड़ा इजी हो जाना चाहिए. कि कोई बात नहीं अगर हम परफेक्ट पेरेंट है, कोई बात नहीं अगर हमारा बच्चा कह रहे हैं कि यू आर अ बैड मदर, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ फेज दे आर गोइंग थ्रू. बट पेरेंटिंग जो हमारे माँ बाप ने की, थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, थोड़ा उसको कॉन्सिक्वेंसेस रख के, रेप्रिकॉशंस रख के, आई थिंक दैट वाज ग्रेट बिकॉज उससे आप रिस्पॉन्सिबल होते हो. एंड आवर responsibility is to raise a responsible human being, not to raise a perfect human being. Consistency and not giving up on your child. I think that's very important. कि हमें give up नहीं करना कि छोड़ दो वो ऐसा ही है, उसका मिजाज ऐसा ही है. नो, वी शुडंट गिव अप ऑन अवर चिल्ड्रन. वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मतलब आजकल के जो हम लोगों के बच्चों के साथ घर में ही जो बेसिक बातें हो रही होती हैं वो यही होता है ना कि रात में तकिए पे सर रख के खुद ही सोच रही होती हूँ मैंने ये क्यों बोला, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे ये कहना चाहिए था. हम लोग इन बातों को रीथिंक, जो आप कह रही हैं कि हमारे पेरेंट्स में ये चीज़ें नहीं थी, कह दिया सो कह दिया. लेकिन हम लोग ये हैं, ओ माय गॉड, मतलब कुछ भी बोल के यू टर्न अराउंड एंड लाइक ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा मैंने ये है. क्यों बोला. बहुत ज़्यादा है. हमारी माओ को तो नहीं था. सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है ना, क्योंकि आई एम इनटू मेडिटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स, मुझे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का रहता है. सबसे अच्छा पता है, एक छोटी सी टिप है, अपने बच्चों से बात करने से पहले ना 5 सेकंड्स का पॉज लें. अपना आपको चेंज करो, आप किस मूड से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो. हम लोग एकदम से बच्चों मतलब पे, कि आप चाह रही हैं हम अपने आप को 0 मीटर करें पहले, बिल्कुल उसके बाद क्योंकि बच्चे से बात हमारी करें. आंखों को रीड करते हैं. ये जनरेशन जो है बहुत सेंसिटिव जनरेशन है. ये हमारी आंखों को, हमारे लहजे को, हमारी लिप्स को ये लोग रीड कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं और पहले ही हमें जज कर लेते हैं कि ये इस वक्त बोल रही हो, कर रही है. तो हमें पहले अपने आप को, अपनी थेरेपी, अपने आप को पहले सही करना चाहिए, फिर उनके और पास अक्सर वो ये भी जवाब देते हैं कहाँ का गुस्सा किधर निकाल रही हैं. इसलिए कह रही हूँ ना कि वो 5 सेकंड्स पॉज लें. इतना ये then जुमला approach them. कॉमन है कि आप कहाँ का गुस्सा किधर निकाल रही हैं. हम रियलाइज अब नहीं तो ये करते लोग बोल देते हैं, मुंह पे बोलते हैं. हमारे बच्चे हमें कितना मिरर करते हैं. कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली आवर किड्स मिरर अस. हम जो जिस तरीके से उनको बड़ा कर रहे हैं वो हमारी झलक उनमें दिखती है. जब हम उनको ब्लेम करते हैं कि तुमने ऐसे ठीक नहीं किया, एक्चुअली वी नीड टू सी के नॉट ब्लेम आवरसेल्व्स फॉर इट, बट सी कि ये जो बिहेवियर सुपरफिशियल उनका ऊपर आ रहा है, बिहेवियर इज़ कम्युनिकेशन एज वेल. जो उनका अच्छा बिहेवियर, बुरा बिहेवियर उसके नीचे क्या होता है.
सो हम बड़े अच्छे एक आइसबर्ग की तरफ से एक्सप्लेन करते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग आपको ओशन के ऊपर जब टाइटैनिक लगी थी तो उसको छोटा सा दिखाता ना, वो जो बर्फ़ का तोदा जिसको बोलते हैं, पता नहीं था कि नीचे इतना कुछ बड़ा है. सो इवन विद अस एंड विद आवर चिल्ड्रन, ऊपर से जो दिख रहा है थोड़ा सा बिहेवियर है, जो आइसबर्ग के नीचे अंडर द ओशन, अंडर द सी हो रहा है, दैट्स अ लॉट ऑफ इमोशंस हैपनिंग. अगर वो आपसे बदतमीज़ी कर रहा है या वो आपको जवाब दे रहा है, उसका ये मतलब नहीं कि वो आपको डायरेक्ट कर रहा है या आपकी तरफ वो बदतमीज़ी कर रहा है, मतलब उसके नीचे उसके साथ ऑटोमेटिकली There is something बहुत कुछ happening. चल रहा है. सो रादर देन टेकिंग इट पर्सनली कि तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी किया, मेरे साथ नहीं किया, वी नीड टू आस्क देम व्हाट्स गोइंग ऑन, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट अस. वी नीड टू आस्क देम व्हाट्स गोइंग ऑन. देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग. एक दफ़ा में शायद ना बताएं, 2 दफ़ा में ना बताएं, बट इफ़ दैट विंडो इज़ ओपन, दैट ओपन डिस्कशन इज़ देयर, कि वो शायद चौथी दफ़ा आपको आकर बोलते कि अच्छा, हाँ, ओपन ये करने हो का रहा क्या है. तरीका है? बच्चों को ये भी तो एक अलमिया है ना. आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हमें तरीका आता हो बच्चों से बात करने का. हम बहुत दफ़ा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है, बट एक्चुअली बड़ों को भी बच्चों से बात करने की वोकेबुलरी आनी चाहिए. Exactly. एंड जैसे आपने कहा कि टेक अ मोमेंट, टेक अ ब्रीदर, बिकॉज फॉगी हो जाता है ना माइंड, गुस्सा भी आ रहा है, देर भी हो रही है, अब टारगेट भी है, गोल्स भी सेट हैं. टेक अ मोमेंट, टेक अ ब्रीदर, इसीलिए उसको कॉन्शियस पेरेंटिंग कहा जाता है. बाय कॉन्शियस पेरेंटिंग इट मीन्स टू बी इन द मोमेंट, टू थिंक क्लियरली एंड देन टू टेक अ. पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो. हम तोलो वाला जो है ना मोमेंट, वो हम निकाल देते वो हैं. मॉम गिल्ट के लिए रख लेते वो हैं. मॉम गिल्ट वो आखिर के लिए रख लेते हैं. एब्सोल्युटली. तो आई थिंक कि अपने आप को भी आप गिव योर सेल्फ अ ब्रेक. आई थिंक हर माँ जो है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इतनी रैट रेस है, वो परफेक्ट गोल्स, परफेक्ट स्पोर्ट्स डे, परफेक्ट रिजल्ट, परफेक्ट, हमें भी अपने आप को बताना चाहिए दैट फेलियर इज़ ओके. इट्स ओके टू फेल. इट्स ओके टू फेल अ डे एज अ मदर. It's okay. Don't be so hard on yourself. That's my advice. Because exhaustion बहुत है. पता है, बहुत पेरेंट्स से मैं मिलती हूँ जब, तो मुझे आजकल पेरेंट ये नहीं कहते हुए नज़र आते कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा फ्यूचर में ये करे, फ्यूचर में. बहुत सारी माएँ कहती मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा खुश रहे. सोसाइटी अराउंड अस, वो कहती हैं, माएँ कहती हैं मुझे, मैं आगे सोचती नहीं मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना बने, डमा. ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं. बिल्कुल. अब मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मेरा बच्चा सारी ज़िंदगी खुश रहे, वो जो भी करे, कम कमाए, ज़्यादा नहीं कमाए, जो भी उसकी ज़िंदगी की चीज़ हो, बस उसको खुशी मिले. और ये वो सारी माएँ और फादर्स इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि बच्चों में इतनी अवेयरनेस आ गई अपनी मेंटल हेल्थ को लेकर कि आप उनके ए स्टार्स आ गए, उनके ग्रेड्स अच्छे हो गए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गया, लेकिन जब उनकी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं है, बकौल उन बच्चों के कि वो एक अपने आप को दोस्तों से अलग कर लेते हैं और वो खुश नहीं है, तो सारा पेरेंट ये सोच रहा है कि या अल्लाह बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरा बच्चा खुश रहे. निदा, हमारे एंड पर भी यही होता है. सॉरी, यू नो माय हस्बैंड समटाइम्स जब कुछ ऐसे कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती हैं कि बच्चों को यू नो दे स्टडिंग कि वहाँ भेजना है, यहाँ करना है, अपार्टमेंट मूव करना है, सम सॉर्ट ऑफ मेजर डिसीजंस व्हिच आर नॉट वेरी मेजर बट इंपॉर्टेंट डिसीजंस, आई वुड से. His first question is, what's good for their mental health? Yes. He asks me, I'm like, okay, let's see. Let's sit and weigh the pros and cons. So then I'm the indirect, you know, person who will ask my son, क्या चल रहा है in the frame of mind, gauge that, and then. So rather than putting finances first, rather than putting grades first, we put their mental health first. What is good? कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा उनको, यू नो, जब तक वो गिरेंगे नहीं वो उठेंगे नहीं. सो समवेयर वी कांट ककून देम सो मच, इतना हम उनको बचा के भी नहीं चला सकते कि वो अनहैप्पी रहें, बिकॉज जब तक आप अनहैप्पीनेस, सैडनेस फील नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा हैप्पीनेस क्या है. आप डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं करेंगे, आपको सक्सेस फील करनी है. सो समवेयर दोज सेटबैक्स हैव टू बी देयर फॉर देम टू लर्न. बट अच्छा, लेकिन फिर कन्फ्यूजन भी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत जगह जब मैं उस एज में थी तो मेरी अम्मा ने मुझे बहुत सारी चीज़ों से बचाया है, जो कि जब मैं मैच्योर हो गई तो मुझे पता चला कि ओह ये तो सही कर रही थी. उस वक्त मुझे शायद ये बुरी लग रही थी, रोकते टोकते और समझाते हुए कि नहीं तुम ये सब्जेक्ट चूज़ करो, ये ना करो. मतलब बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो बच्चे आजकल के ज़माने में हम उनके ऊपर खुद छोड़ते हैं. हमारे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे लिए ये सही नहीं है, तुम सही फैसला नहीं कर रहे, अभी वो उस उम्र में नहीं हो. और जब हम थोड़े बड़े हुए हमने कहा सही फैसला किया था उन्होंने. वाकई हम उस उम्र में नहीं थे कि हम वो डिसीजन ले पाते.
मगर आज हम उनके जैसे नहीं पेरेंट बन पा रहे, आज हम नहीं कर पा रहे बच्चों पे वो थ्योरीज भी है ना ओवर चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम अगर मैं छोटी सी थ्योरी का ही बोलूँ, एरिक्सन की थ्योरी ऑफ 8 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंटल, उसमें अगर हम टीन्स वाली लें विच इज़ आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, वो बात ही सारी है, ये बच्चों को अपनी आइडेंटिटी नहीं पता होती इस टाइम पे। सो इधर वी कैन हेल्प देम, सो इफ दे आर कन्फ्यूज्ड, आप या उनकी आइडेंटिटी बनाने में हेल्प कर सकते हो या बिल्कुल तोड़ने में हेल्प कर सकते हो। सो वो आइदर वे जा तो सकता क्या है। करें हम? एग्जैक्टली, एग्जाम्पल देके समझाएं। आप एक चीज़ समझें कि बच्चों का जो थिंकिंग ब्रेन होता है ना, बच्चे अगर हम बोल रहे हैं बिकॉज हमारे तो 20 साल वाले भी बच्चे ही हैं, जो हमारे एज पे शायद यही adults हो डिफिकल्ट चुके एज है थे। बहुत। Yes. जब उनको यहाँ से वहाँ कदम रखना होता By the है age of- तो वो लड़खड़ा रहे होते हैं उनके बिल्कुल, कदम। बिकॉज 20 साल की उम्र तक तो आपका थिंकिंग ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। आपका इमोशनल ब्रेन ही 20 साल तक डेवलप कर रहा होता है, आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, बिकॉज इसीलिए बच्चे इमोशनल होते हैं, इसीलिए पहले वो इमोशनल डिसीजन करते हैं और हम जो है वो हम थिंकिंग ब्रेन अपना यूज़ कर रहे होते हैं, बिकॉज उनका वो थिंकिंग ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ होता। सो कभी भी आपका बच्चा अगर कोई इमोशनल हरकत कर रहा है, इमोशनल हुआ है, इट्स देयर राइट टू बी, बिकॉज उनका वो ब्रेन डेवलप हो रहा है, उनका वो थिंकिंग ब्रेन जब बोलते हैं सही सोचो सही डिसीजन लो, वो नहीं ले सकते। सो फॉर अस टू गाइड देम कि ए रास्ते पे ये होगा, बी सी पे ये होगा, अब आप चूज करो आपने क्या करना है, हम सारी डिसीजन पे उन पे नहीं अच्छा, कर गाइड करने का तरीका भी होता है। ठीक है, अगर आप खाली किताबी बातें उनसे करेंगे उनके दिमाग में नहीं आएंगी, तो क्या हम अपनी एग्जांपल्स देके उनको समझा सकते हैं कि देखो जब हम थे ना तुम्हारी एज के, तो हमारे साथ ऐसा हुआ बट दे था। डोंट रिलेट टू दैट। Why? Yeah. वो कहते हैं कि ये आपका टाइम नहीं है, आपका वक्त बहुत डिफरेंट है। और हमारे बच्चे तो हमें कुछ ज़्यादा ही ओल्ड समझते हैं। हाँ ये यार, ये समझते हैं हम क्या मसला डायनासोर है? भी देख कर आ चुके हैं शायद। और क्या? ये भी है। वो क्वेश्चन होता है, मामा आपने डायनासोर भी देखा हुआ है? I think giving choices is very good and very important. Okay. जैसे आपने कहा कि आप उनके सामने रखें and then you say कि आपके पास ये 3 choices हैं, and I think कि जैसे इन्होंने कहा कि जैसे आपकी पर्सनालिटी है ना, वो ही बच्चा करता है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप शुक्र करते हैं हर वक्त, तो बच्चा भी शुक्र करेगा। एंड आई थिंक इन दिस डे एंड एज अ पेरेंट सेइंग कोई बात नहीं, ये मेरा बिजनेस कामयाब नहीं हुआ, अल्लाह तेरा शुक्र है, द चाइल्ड विल से एंड नोटिस दैट कि ओके ठीक है, अब्बा ने कहा, अम्मा ने कहा, मैं आज फेल हुआ, कोई बात नहीं, शुक्र है इस बात का। तो आई फील वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने दीन से, बिकॉज हमारा दीन भी ये सारी चीज़ें सिखाता है निदा, Exactly. कि अच्छा पेरेंट, अच्छा बच्चा, अच्छा एक सोसाइटी का हिस्सा कैसे बने, शुक्र करना है, अब सही डिसीजन लेना है। और अगर आप अपने सराउंडिंग्स में वो देखते हैं, जैसे अ लॉट ऑफ टाइम्स माई कहती है हमारा बच्चा रीडिंग नहीं करता, क्या आप बैठ के उसके साथ रीडिंग करते हैं? नहीं करते, तो वो रीडिंग नहीं या करता। आप खुद करते हैं, या आप खुद आज जब करते हैं। आपने खुद नहीं किया तो उसे देखा ही नहीं वो माहौल। यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो बचपन में हम सुनते थे, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, वो आज भी हम देखते हैं। तो अगर आप उससे कह रहे हैं कि ये बहाना कर दो, बोल दो कि हम नहीं है घर पे, वो देख रहा है, वो झूठ सीखेगा। वो झूठ सीख रहा है, राइट? सो बड़ी जैसे जैसे उम्र होती जाती है बच्चों की, आई फील इट गेट्स मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू इमोशनली वोकैबुलराइज देमसेल्फ। बट अगर एक कॉन्शियस और इमोशनली इंटेलिजेंट पेरेंट होगा, तो वो डिफ्रेंशिएट कर पाएगा अपने बच्चे के सामने कि देखो मैं डिप्रेस फील कर रही हूँ या मेरा ये फियर है, आई थिंक मेरा फियर है, तो फियर को हटाने के लिए क्या चाहिए? तवक्कुल चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर ऑल्सो आर एंकर्स दैट हेल्प अस बिकम अ बेटर पेरेंट। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अपनी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप भी अच्छे वालिदैन बनना चाहते हैं, एक ख्वाहिश रखते हैं दिल में कि हम थोड़ा बेहतर करें, पेरेंटिंग में हर चीज़ ज़िंदगी में बेहतर हो सकती है और सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको ये टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो सीख के ही निकलेंगे आज के शो से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम एक दूसरे से सीख रहे हैं पेरेंटिंग की टेक्निक्स, और कोई किताब अगर आप खोल के पढ़ना शुरू करें या सजेशंस लेना शुरू करें पेरेंटिंग की। मैं तो अक्सर, मेरे बच्चे मुझे बहुत डांटते हैं, पर मैं कहीं फंसती हूँ
तो मैं चैट जीपीटी पे थोड़ा सा ज़रा मशवरा ले ही लेती हूँ एक आध। तो मुझे लगता है अगर 4 मशवरे मिलते हैं तो एक आध मेरे कोई काम आ ही जाता है कि इस वक्त मैं कैसे रिएक्ट करूं, क्योंकि मेरी अम्मा तो हयात है नहीं। आप अपनी अम्मा को फ़ोन करते हैं, सास को फ़ोन करते हैं ना, अब क्या करूं, अब क्या करूं। तो वो सिचुएशन अगर मैंने अपनी टीनेज में बेयर नहीं की तो थोड़ा बहुत मुझे चैट जीपीटी हेल्प करता है। और मेरा बेटा बड़ा गुस्सा होता है जब वो देख रहा होता है, छोटा वाला, चैट जीपीटी से क्यों मशवरे ले रही है आप। तो मैंने कहा भाई अब किससे लूँ यहाँ एक मशवरे। ये भी डिफरेंस आ गया है कि पहले ये होता था कि अपने अम्मी से मशवरा लो, अब नहीं ले सकते। अब मुझे अम्मी को फ़ोन करके कहना पड़ता है, अम्मी ज़ारा आ रही है, उसको आप ये नहीं बोलिएगा, उसने अगर ब्लू हेयर डाई कराया या कुछ कराया है, तो आई हैव टू टेल देम कि प्लीज़ डोंट जज माय चाइल्ड। हाँ। कि वो आ रही है तो आप उसको बहुत प्यार से हैंडल करिएगा। अब उल्टा होने लगा है कि क्योंकि instead हम कि उनसे हम मशवरा चाहते लें, हम वो हैं करें। कि हमारे बच्चे हमारे माँ बाप से कनेक्टेड हो, कनेक्टेड क्लोज हो। क्योंकि जरा सा उन बच्चों के ऊपर जजमेंटल आप कोई एक वो जाना सेंटेंस छोड़ बोल देंगे दो ना, उधर। हाँ बच्चे कट ऑफ हो जाएंगे। Yes. एंड इन लोगों को कोई रिग्रेट भी नहीं होता है अपना आपको कट ऑफ करने से किसी Exactly. से। तो इनके लिए सबसे ज्यादा इनकी मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये इनको नहीं, हाँ बहुत कॉन्शियस हैं ये लोग। should be इसलिए ये लोग physical and इनके लिए mental मैटर नहीं करता कि कौन क्या सोचेगा। अगर हम उसके फलानी जगह पे नहीं गए तो हमारे अम्मा अब्बा तो हमें घसीट के लेके जाते थे, चलो खानदान की शादी है, चलना जरूरी है। अब आप ले इसमें जाके दिखा इसमें दें ये भी बच्चे है खानदान की कि शादी। ये इन बच्चों से मुझे बहुत सीखने को मिला। आई लव जेनजी, ठीक है, इसीलिए क्योंकि मुझे बाउंड्री सेट करना ये सिखाते हैं। आई लव इट कि इनकी वजह से मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस इनके यहाँ मुरव्वत नहीं है, यही ना बाउंड्री हमारे यहाँ मुरव्वत थी ना, हाँ ये लोग बहुत आराम से बोलते थे। स्ट्रेट बहुत फॉरवर्ड। बोलते थे हमारे माँ बाप जैसे। हमारी बड़ी स्टैंडर्ड लाइन थी ना, उसको बुरा लगेगा। ये कहते हैं किसको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा? वो आपके बारे में सोच रहा ले। है, वो आपके बारे में सोच रहा है। सबसे पहले ये होता है कि वो क्या कर रहा है, वो आपके बारे में सोच रहा है। अच्छा, बहुत सारे वालिदैन जो हमें देख रहे हैं उनको ये नहीं पता बाउंड्रीज क्या होती हैं। बच्चे जेनजीज बाउंड्री सेट कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। तो अगर अपने अपने लैंग्वेजेस में बाउंड्रीज आप बता सकें उन माओं को जो हमें देख रही हैं, जिनको ये नहीं पता कि बाउंड्री सेट करना क्या है, क्योंकि अक्सर बच्चियां भी कान भर रही होती हैं, पप्पू ने आपको ऐसे आके बोल दिया, ये उन्होंने बोला कैसे और आपने सुन कैसे लिया। ये शायद हम भी अपनी अम्माओं को बोलते थे एक अलग तरीके से, और आजकल के बच्चे बहुत ही ब्लंट हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं इस पे एक एग्जांपल दे सकती हूँ। आई वाज सिटिंग विद माय खाला सास। अब खाला सास की अगर मैं बात करी हूँ तो वो भी बेबी बूमर्स हुए, ठीक है, बीच में एक जनरेशन एक्स है, फिर हम हैं, फिर जेनजीज हैं। उनके ख्यालात और हमारे बच्चों के ख्यालात में बहुत फ़र्क है। वो एक किस्सा सुना रही थी छोटा सा, आई कीप इट क्विक, कि हमारे ना फलाने एक अंकल होते थे और अगर घर में बच्चे शोर वोर मचाते थे तो वो आके बुरे तरीके से डांट दिया करते थे और बच्चियों की मजाल नहीं थी कि वो कुछ कह सकें। तो मैं बैठी हुई थी, मेरा वो 16 वाला बेटा बैठा हुआ था, तो वो कहता है तो वो कैसे डांट दिया करते थे, उनकी हिम्मत कैसे होती थी, वो जस्ट अ नेबर एंड ही वुड कम एंड स्कोल्ड योर डॉटर्स। तो नहीं, मोहब्बत भी बहुत करते थे, बहुत ख्याल रखते थे, बच्चियाँ कहीं आती जाती थी, नज़र रखते थे, घर पे कोई नहीं होता था तो ज़रा देख लिया करते थे। तो मेरा बेटा कहता है कि ये मोहब्बत नहीं थी, ये टॉक्सिक अटैचमेंट है आपकी। तो अब आप सोचें, ये बाउंड्री मेरे बेटे ने सेट की कि कोई बाहर वाला आके मेरी माँ को या मुझे या घर की बच्चियों को या बच्चों को कुछ नहीं कह सकता। सो आई फाइंड जेनजीज सिंपलर इन बाउंड्री सेटिंग। हम सिखा के थक गए अपने दोस्तों को, अपने समटाइम्स अपने इवन मेल फ्रेंड्स को कि भाई बाउंड्री सेट करो, कोई तुम्हारी लाइफ के अंदर सॉरी टू से चप्पलों समेत नहीं घुस सकता, आप चप्पलों समेत लोगों को सर आंखों पे नहीं बिठा सकते। देयर इज अ लाइन टू इट एंड जेनजीज आर वेरी सिंपलर। They set that boundary straight away. That this is not love, this is toxicity. You're attached to toxicity. इसलिए आपका उनका गुस्सा करना आपको प्यार लग रहा है। आई थिंक हमारे ज़माने में हर कोई आंटी और अंकल होता था, चाहे वो शॉपकीपर हो, चाहे वो कोई भी स्ट्रेंजर हो, वो आंटी अंकल है। और इस जनरेशन ने हमें ये बताया, और मेरे छोटा बेटा जो है 9 साल का है, आई वाज सो हैप्पी टू नो दैट वो सर और मैडम कहता है। एंड आई थिंक विद इन देयर ओन जनरेशन दे अंडरस्टैंड कि नॉट एवरीवन इज़ योर वेल विशर। एंड आई थिंक कि वो घर से ही स्टार्ट होना चाहिए। एक और मैं एग्जांपल दूंगी निदा, एक दिन आप अपना ऐसा रखें जहाँ आप इंटरवेंशन जिसे कहते हैं, हमारे वहाँ संडे का दिन ऐसे है बिकॉज फहद भी घर पे होते हैं, तो हमारा एक सर्कल ऑफ ट्रस्ट है जहाँ पे हम बैठ के उस सर्कल में
कोई भी ऐसी बात जो हमारे दिल को बुरी लगी उस पर हम जज नहीं कर सकते उस बच्चे को, तो दैट लीव्स अ रूम ऑफ कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल दो जैसे किसी बच्चे ने कोई नॉटीनेस की और क्लास में हुई और वो ही गॉट इनटू ट्रबल, तो वो उस संडे को आके बता सकता है कि देखिए मुझसे ये गलती हुई और मैंने ये किया और उसका सर्कमस्टांस मुझे ये फेस करना पड़ा, तो उस पर हम उसको डांटेंगे नहीं ओके। कि ओ तुमने ये क्यों किया और तुमने ये क्यों नहीं बताया। मतलब वो और बच्चा सारे हफ्ते का उगलेगा उस वक्त बगैर डांट खाए हुए, लेकिन वो जज। हाँ एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप वो कम्युनिकेशन का गेट ओपन रखें। ऑल्सो एट नाइट जब मैं उनको सुलाने जाती हूँ, उनका पूरा दिन का जो डाउनलोड होता है वो उस वक्त होता है, एंड दैट इज़ अ टाइम जब मैं नहीं कह सकती जल्दी सो जाओ, सुबह उठना है, बिकॉज दैट इज़ द टाइम व्हेन दे आर मोस्ट इमोशनली ओपन टू मी। अरे ये तो मैं तो कब से उसको चुप कराई जा रही हूँ बलाज को कि जब तुम्हें रात को सोना नहीं है तभी तो तुम्हारी चटर पटर चल रही है। जबकि ऐसा नहीं है। हाँ। ऐसा वो बच्चा जो है वो दिन में इतनी सारी चीज़ें करते हुए बिजी होता है कि रात का ही टाइम उसको मिलता है टू डाउनलोड हिज फियर्स, डाउनलोड हिज मैं तो इसलिए मैं कहती हूँ शायद वो टाइम बाय कर रहा है जागने के लिए, इसलिए वो बातें कर रहा है। पे बिल्कुल जजमेंटल नहीं हो, लिसन। देयर हाई ऑन फिर वो सोएंगे नहीं जल्दी, उसको तो 1 घंटे जागने दो, वो तो 1 घंटा बातें करता रहेगा। उसको 15 मिनट पहले ले जाएं बेड में, दैट इज एन एग्जाम्पल यू कैन सेट, बट डू लिसन टू योर चिल्ड्रन। आप उस वक्त उसको इंटरप्ट नहीं करें, उसके दिल की जितनी भी वो चीज़ें हैं वो। अब अगर मैं स्कूल लेने जाती हूँ तो मेरा पहला सवाल होता है हाउ इज़ योर डे। उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें, तो इट रियली मैटर्स कि माँ सवाल क्या कर रही है। अच्छा, बहुत सारी माओं ने ये सुनकर सवाल करना शुरू किया। अक्सर हम अपने शोज़ में डिस्कशन भी करते हैं, अच्छा दिन कैसा गुजरा। मैंने अक्सर अपने बेटे से अगर पूछने की कोशिश की अच्छा कैसा दिन था, नॉर्मल, बात ख़त्म कर दी उसने, क्योंकि उसको अपने घर आके अच्छा आईपैड या गेम में लगना था, तो नॉर्मल, बात ख़त्म। फिर मुझे किसी ने तरीका बताया सवाल करने का, अच्छा किस बात पे ज़्यादा हंसी आई आज, तो उसको सवाल दिया तो उसको कंटेंट मिला कि मुझे क्या बताना है। अच्छा किस वो गुस्सा क्यों आ रहा था टीचर को तुम्हारे ऊपर, ओके वो बात मम्मा को नहीं बतानी थी वो भी बता दी, आपको कैसे पता चला वो गुस्सा इस बात पर आया था। तो सवाल करने का तरीकेकार चेंज किया तो बातें मेरे टाइम पर मुझे सुनने का मौका मिला। सो एक जैसे ये सवाल मैं बहुत करती हूँ कि व्हाट इज़ इट दैट, रात को करती हूँ, व्हाट इज़ इट दैट यू वुड लाइक टू चेंज फ्रॉम टुडे एंड नॉट ब्रिंग इट टुमारो। तो उसमें वो सोच में पड़ जाते हैं कि अच्छा हमें वाकई आज के दिन से क्या लेके जाना है कल, और कल क्या सेट किया है गोल जो आपको लगता है कि आप नहीं अचीव कर सके पूरे हफ्ते, वो कल आपने अचीव करना है। सो एग्जैक्टली द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, द वर्ड्स आप जो चूज़ कर रहे हैं, वोकैबुलरी आप क्या चूज़ कर रहे हैं, आपने खुद भी प्रिपरेशन वो करनी है रोज़। और अगर आप ये सोचेंगे, थोड़ा सा तैयारी करना शुरू करेंगे, आपके पास भी रील्स आने लगेंगी इतनी, जैसे आप जो बातें कर रही हैं, पत्नी और कितने सारे पॉडकास्ट हो रहे हैं। बिल्कुल सही बात। निदा, लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव हर्ड पेरेंट्स कंप्लेन कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, हमसे शेयर नहीं करते, हमसे छुपाते हैं। ये 15-20 साल की उम्र के ऊपर इनकलकेट करने वाली चीज़ नहीं है, ये छोटी उम्र से इनकलकेट जो अभी सरवत कर रही है। बिल्कुल, बिस्तर से सोने से पहले, स्कूल से आने के बाद, जब तक आप अपने बच्चे की लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो वो 20-21 साल की उम्र पे या 15 साल की उम्र पे एकदम से आपको आके नहीं बताएगा ओ आज ये हुआ मेरे साथ। वो तो कहेगा जब डोर शट है तो शट है, फिर वो इसी टाइप का आपको जवाब आएगा, ठीक था दिन, सब ठीक है, सब सही है। तो आप देन व्हाट यू गिव इज़ व्हाट यू रिसीव। तो अब आपके पास अगर उस वक्त अपने लिए और अपने बच्चे के लिए नहीं था और किचन के लिए था और खाने के लिए था, ठीक है, अंडरस्टैंड, हाउसवाइफ्स होती हैं, बट हम आई थिंक इतना ओवर ग्लैमराइज कर देते हैं घर के काम को। मैं कभी कभार अपनी मदर को भी बोलती हूँ, अगर वो सुन होंगी घर जाके डांटेंगी, मम्मी एक दिन डस्टिंग नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, एक दिन अगर पोछा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, एक दिन अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। एंड समवेयर आई सी दैट इन माई सेल्फ एज वेल। अब मैं अपने आप को ट्रेन करूँ कि अगर आज मैंने ये काम नहीं किया, इट्स ओके, कुछ नहीं होगा, यू नो, इट्स फाइन, आज से कल तक का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा
कोई मेरे घर आके मुझे जज नहीं करेगा, और करता भी है कोई बात नहीं. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ द रिलेशनशिप बिल्डिंग. आपकी रिलेशनशिप आपके घर, आपके सोफे, आपके लॉन्ड्री के साथ नहीं है, आपके बच्चों के साथ है, आपके आसपास आपके बच्चों के दोस्तों के साथ है. नोइंग एक स्टेप फर्दर जाकर नोइंग आपके बच्चों के दोस्त कौन हैं, उनके पेरेंट्स कौन है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Exactly. सिर्फ आपका बच्चा ही क्या नहीं कर रहा, आपके बच्चे के दोस्त और उसके माँ बाप कौन है, किस सर्कल में वो उठ बैठ रहे हैं, कहाँ वो खेलने जा रहे हैं, उनका कोच कौन है. थोड़ा सा आजकल के माहौल में हमने मुश्किल काम है, पेरेंटिंग आजकल और ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली आजकल की माओं के लिए. मदर्स का तो लाइक आई सेड अर्लियर स्कूल और घर तक ही था या तमीज़ तक ही था. आपका बच्चा किसके साथ उठ बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ पैसे स्पेंड कर रहा है, क्या देख रहा बहुत है, ज़रूरी इज़ है. वेरी इंपॉर्टेंट. और आप उसे कितने पैसे दे रहे हैं. Yes. आजकल के ज़माने में ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता Financial है. responsibility is equally important. I will take that a step forward. A lot of times जब मेरे बच्चों के दोस्त आते हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ, ताकि वो भी डेवलप करें कि इट्स ओके टू टॉक टू योर पेरेंट्स, इट्स ओके टू टॉक टू एन अडल्ट. आई डोंट आस्क पर्सनल क्वेश्चंस, बट मैं उनसे भी पूछती हूँ, ताकि बच्चे को फील हो कि मेरा दोस्त भी सेफ़ है, और उस दोस्त को भी फील हो कि मैं इस एनवायरनमेंट पे सेफ़ हूँ. अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे अपने दिल की बात, क्योंकि उनके शायद पेरेंट्स नहीं अवेलेबल, वो अपने दिल की बात कर जाते हैं. और फिर मैं उसकी माँ को फ़ोन करके ये कहती हूँ कि देखो, क्योंकि वो दोस्त हो जाती है मेरी, तो मैं उसको कहती हूँ कि देखो तुम्हारा बच्चा ये फील कर रहा है. अ लॉट ऑफ टाइम्स वो बच्चा अपने घर पे वो बात नहीं करेगा, लेकिन किसी और पेरेंट्स के पास जाके वो बात करेगा. जैसे मेरे साथ एक दफ़ा हुआ, मेरे बेटे से सारे उसके फ्रेंड्स स्कूल में नाराज़ हो गए थे. ये लोग डिस्कॉर्ड पे घर आके बात करते थे. मेरे बेटे ने मुझसे डिस्कस नहीं किया कि वो उस वक्त किस फेज से गुजर है. किसी वजह से सब ने ग्रुप बना लिया, तो वो अकेला था. उसने मुझे आके नहीं बताया. उसने किसी और दोस्त की माँ को बताया, जो कि डिस्कॉर्ड पे ही उससे कनेक्ट हुई. फिर उस माँ ने मुझे मैसेज किया. मैंने कहा अच्छा, मुझसे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बताया. और वो शायद एक ही दफ़ा ऐसा हुआ. तो जब उस माँ ने मुझे बताया, फिर मैं अपने बेटे के पास गई. मैंने कहा देखो, अगर तुम डिस्टर्ब हो कि सब ने ग्रुप बना लिया और तुमसे नाराज़ हैं, तो तुम मुझे आके बता सकते हो. मैं तुम्हें जज नहीं करूँगी कि क्यों ऐसा हुआ, तुमने ऐसा क्या किया, शायद तुमने कुछ गलत किया, बल्कि मैं तुम्हें थोड़ा सा आराम करने की, थोड़ा सा वो करने की कोशिश करूँगी. मतलब कि तुम लो फील ना करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं आग करूँगी. तो वो उस माँ ने मेरी हेल्प की बेसिकली. किसी और बच्चे की माँ ने. उसी तरह तुमने कहा और कि ये मैं बहुत आपको ज़रूरी है. बताऊं निदा, मैं अपने बच्चों को ये कॉन्स्टेंटली कहती रहती हूँ, आई विल लव यू व्हेन यू आर फेलिंग, आई विल लव यू व्हेन यू आर नॉट ट्रीटिंग मी राइट, आई विल कंटिन्यू टू लव यू. ताकि उनको ये पता हो Exactly. कि चाहे मैं जिस फेज से गुजर रहा हूँ, मेरी माँ का लव मेरे लिए, मेरी माँ का ट्रस्ट मेरे लिए बरकरार रहेगा. बिल्कुल. एक पेरेंट ने मुझे बोला कि आपके बेटे ने ये बात कही मेरी बेटी को स्कूल में. मैंने ना पेरेंट को बुरा कहा, ना मैंने अपने बच्चे को बुरा कहा. हम सब बैठे, मैं, फ़हद और मेरा बेटा बैठे, और हमने डिस्कस की ये बात कि अच्छा उसने ये कहा तो तुमने ये कहा, ताकि वो कम्युनिकेशन और वो ट्रस्ट उसको याद रहे कि अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई ना, मेरे माँ बाप का ट्रस्ट और मेरे माँ बाप का लव मुझसे छिनेगा नहीं, वो मुझे जज नहीं करेंगे. सो कम्युनिकेशन, कांस्टेंट अच्छा, एफर्ट ऑफ कम्युनिकेशन भी आज के ज़माने में चेंज हुई है. हमारे अम्मा अब्बा जब हमें कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाना चाहते थे, आइसक्रीम या टॉफ़ीज़ या जंक अलाउ नहीं था, वो सख्ती करते थे नहीं खाना, या वो उसके पैसे नहीं बोल देते देते थे कि ये जहर है, मत पियो. हम डर के मारे नहीं पीते थे. आज अगर हमें अपने बच्चे को मना करना है तो हमें उसका पूरा बैकग्राउंड देना पड़ता है. तुम्हें पता है तुम्हारी नानी नाना दादा दादी को डायबिटीज़ थी, वो तुम्हें भी ट्रांसफ़र हो सकती है, और अगर तुम मीठा खाओगे तो फलाना हो जाएगा. पूरी रील्स भेजनी पड़ती हैं कि डायबिटीज़ से क्या होता है. आपको आजकल के बच्चों को समझाना या उनको रोक टोक करना आसान नहीं है. आपको पूरी लॉजिक्स के साथ, और जब आप उनको लॉजिक्स देंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी बात ना माने. जब वो कन्विंस हो जाएंगे. मुझे तो लगता है वो आगे से खुद भी जब रैशनल देते हैं. लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग टू माय सन्स एंड मैं उनको कुछ बात बोलूँगी, वो मुझे नेगेट कर देंगे कि नो मामा यू आर रॉन्ग, एंड आई एम लाइक नो. फिर मैं थोड़ा इमोशनल हो जाती हूँ. बट
थोड़ी देर हम गैप देके व्हेन दे कम बैक एंड व्हेन दे टॉक टू मी दे मेक सेंस। जब वो मुझे समझा रहे होते कि नहीं देखो आप इस बात को ऐसे कर सकती थी, गलती हमसे भी होती है ऑब्वियसली, या आप मेरा ये मतलब था एंड यू टुक इट लाइक दिस। आई एम लाइक कितना ये सही बोल रहे हैं। आई लर्न सो मच फ्रॉम माई आप किड्स। यकीन माने आजकल बहस जो है वो जुबानी नहीं होती, वो रील्स के थ्रू होती है। वो एक रील भेजेगा, फिर मैं उसको एक रील भेजूंगी, फिर वो एक रील भेजेगा। तो आजकल की कम्युनिकेशन बहुत अलग है। वो भी लॉजिक्स दे के मुझे समझाएगा, और फिर कभी कभार ऐसा होगा कि मुझे अपने हथियार फेंकने पड़ेंगे और मैं कन्विंस हो जाऊंगी। मैंने भी उस बच्चे से सीखा एज मदर। बिल्कुल। सो थोड़ा सा ज़माना बदल गया है। तो एक ब्रेक का टाइम हो रहा है क्या? ब्रेक का टाइम है इस वक्त, या हम कंटिन्यू कर सकते? ओके, ब्रेक के बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे अपनी इस पेरेंटिंग के महाज को। बेसिकली ये महाज है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो पेरेंटिंग को आज हम डिस्कस करें, आज के ज़माने की पेरेंटिंग। कॉलर्स भी हैं कुछ हमारे पास, देखते हैं कि वो क्या पूछना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है जब कॉलर्स कॉल कर रहे हैं, बेचारे वो लाइन ही कटी जा रही है। सो हमने बात की थी ब्रेक पे कि हम इस बारे में बात करेंगे। हाउस रूल्स, जैसे सरवत ने संडे का रूल एक घर में डेवलप किया हुआ है कि संडे को बैठकर कोई जज नहीं करेगा एक दूसरे को। गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती है तुम्हारे यहाँ। और वो एवरीडे रूल भी यही है कि खाना खाएंगे तो प्लेट रखेंगे। हाँ, अच्छा। स्कूल से आएंगे तो नमाज पढ़ेंगे। हाँ, ये कुछ रूल्स हैं। अपनी डिसीजंस खुद करें, अपने स्कूल बैग पैक खुद करें, बिकॉज स्लोली एंड ग्रेजुअली आई वांट देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी देमसेल्व्स। वो आई थिंक हर घर के कुछ बहुत ख़ास रूल्स होते हैं। जैसे मेरे यहाँ हमेशा से बहुत डिसिप्लिन रहा है कि रात को जल्दी सोना है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखे हैं, उनका ये कोई रूल नहीं है। जब सोना है मर्जी है सो, सुबह उठते जैसे घिसटते पिसटते आप स्कूल जाए, नींद आ रही है। लेकिन मैं बहुत पर्टिकुलर रही हूँ हमेशा से। एग्ज़ाम्स अगर बच्चों के हो रहे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा घर, साफ उनको बता दिया जाएगा कि सॉरी बच्चों के पेपर हो रहे हैं। और ये रूल शायद ख़ानदान में मैं ही लेकर आई, बहुत सारे इसी तरह करते करते। तो उनको भी अच्छा कि एग्ज़ाम हो रहे हैं, नहीं मिलेंगे, कज़न्स नहीं मिलेंगे आपस में। मैं अपने बेटे की यूनिवर्सिटी गई इन हिज डॉर्म, दोनों की सेपरेटली, एंड आई जस्ट ओपनड अप दैट कबर्ड, यू नो, मदर्स बीइंग मदर्स के सब कुछ कुछ ठीक करना है। मैं आई हुई हूँ तो आई कैन फिक्स समथिंग, बट आई वाज सो हैप्पी टू सी कपड़े फोल्ड होके सही से रखे हुए दोनों के, सेपरेट यूनिवर्सिटी। सो ऐसे देखो ये जो सालों की बचपन की ट्रेनिंग थी, कीप योर कबर्ड क्लीन, या उन्हें हमें देखा सही करते हुए, मी विदाउट नोइंग वन रैंडम डे मैंने अलमारी खोली उनकी, यू नो कि मैं, बिकॉज एक का पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो आई वाज हेल्पिंग हिम विद दिस स्टफ, एंड आई टोल्ड देम, आई सेड आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड के विदाउट यू नोइंग कि आई वाज कमिंग, बिकॉज आई सरप्राइज देम, आप लोग की अलमारियाँ ठीक है, आप लोग की डेस्क ठीक है। 100% नहीं थी बट काफ़ी हद तक थी। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो आप अभी इनकलकेट करते हो डिसिप्लिन में, वो आगे जाकर आपको ऐसे पर शो करते हैं विदाउट यू बीइंग देयर। फिर साथ घर में मेरे ये रूल था कि नाश्ते के बगैर स्कूल नहीं जाना, नाश्ता करना है, क्योंकि बच्चे नहीं करते नाश्ता, उनको उल्टी आ रही है, ये आ रही है। लेकिन बचपन से थोड़ा फोर्सफुली ही लेकिन आदत डाली। 2 बड़े बच्चे थे, उनको सुबह शावर लेने की भी आदत थी कि भाई कुछ भी हो जाए, शावर और नाश्ते के बगैर स्कूल नहीं जाना। जबकि उनका स्कूल इतना सख्त था कि वो 1 सेकंड भी लेट होते थे तो गेट बंद। तो वो बहुत ज़्यादा उनको हेल्प की ज़िंदगी में कि वो एक हेल्दी, क्योंकि मैंने सारी उम्र बेयर किया था। मेरी अम्मी कहती थी नाश्ता करना है करो, खाना है खाओ, नहीं करना है नहीं। तो मैंने जब बच्चे पैदा करने थे उस टाइम मैंने बहुत सारी डेफिशिएंसीज फेस की। दूध नहीं पीती थी और वो उस वक्त जाके मैंने अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना शुरू किया, जब गायनाकोलॉजिस्ट ने कहा ये है फलाना है ढमाका। तो वो वाली पेरेंटिंग जो थी ना कि करना है करो, ना करना है ना करो, मैंने कहा नहीं, वो सही नहीं थी। मुझे अगर बचपन से ही मैंने अपने अम्मा से सीखा कि वो उन्होंने नहीं की तो मैं करूँगी। तो कुछ ऐसे ही रूल्स थे। आप प्लीज़ अपने घर के रूल्स शेयर कर सकते हैं। मेरे घर में एक बहुत बहुत बेसिक रूल है, नो नाइट स्टेज ना। बहुत क्लोज हूँ मैं अपने बच्चों से, अपने बच्चों के दोस्तों से भी। मतलब आई एम द फेवरेट आंट कि जी कुछ नहीं तो सनी आंटी ये कर देंगे, सनी आंटी वो कर देंगे। हाउस रूल्स हैं,
आप मेरे घर आपको 1 बजे घर जाना है, मैं छोड़ के आऊँगी, ड्राइवर आपका लेने आ जाए, आप चले जाएं, रुकने का कोई सीन नहीं हाँ। है। तो मेरे बच्चे भी आपके यहाँ नहीं रुकेंगे। तो ये बहुत बेसिक रूल है, ताकि मेरे बच्चों को हमेशा ये रहे कि कुछ भी हो जाए घर जाना है। 8:30 बजे डिनर टाइम है, आपको भूख लगी है नहीं लगी है, आपने 5 मिनट पहले खाना खाया है, टेबल पे एटलीस्ट आके बैठो, वही एक्सचेंज ऑफ थॉट के लिए, क्योंकि और तो क्वालिटी टाइम आपको मिलेगा नहीं ना। आप किधर जाएंगे? आई एम अ बिजनेस वूमन, मैं घर पे हूँ नहीं हूँ, बच्चा सुलाने का टाइम है नहीं है। सोने की बात अब मैं आज से कोशिश करूँगी कि घर पे सोने का टाइम सेट हो, उठने का टाइम सेट है, और मैं नहीं उठाऊँगी। आप अगर नहीं उठे तो आप अपना स्कूल मिस करेंगे, आप अगर नहीं उठे तो आप अपना पेपर एग्ज़ाम मिस करेंगे। आपने खुद उठना है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं मेरे, और अल्लाह का शुक्र है फॉलो होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर के रूल्स? मेरा जो सबसे बेसिक, मेरे हस्बैंड का भी हमारा ये है कि बच्चों को ना हम फ़ौरन जो वो ख्वाहिश करते हैं हम नहीं देते हैं, ऑल्दो वी आर अर्निंग। यानी कि बच्चों में प्यास प्यास, मेरे हस्बैंड कहते हैं, वेरी गुड रूल। मेरे हस्बैंड कहते हैं बच्चों में प्यास रखो। मेरी बच्ची अगर कहीं कुछ देखकर आ जाएगी एंड वो ज़िद करेगी, मेरे हस्बैंड कहेंगे फ़ौरन मत दिलाना। और मेरा भी यही रूल है कि फ़ौरन नहीं दिलाना, थोड़ा सा इनको करने दो, स्ट्रगल करें, कुछ भी करें, समझाएंगे, लेकिन लेकर नहीं देंगे उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक रूल हमने सेट किया हुआ है, क्योंकि अगर हम उनको फ़ौरन ही चीज़ लाकर दे देंगे तो उनके लिए तो ईजी एक्सेस है कि भाई हमें तो फ़ौरन मिल जाता है। तो ये एक प्यास जो है ना हमने रखी है कि नहीं, बच्चों को फ़ौरन कुछ नहीं देना। और दूसरा रूल ये है कि हमने ये, जब भी मेरा बेटा स्कूल से आता है, वही बात के सब कुछ पूछना कि दिन कैसा रहा, क्या कैसा नहीं। किसी दोस्त से भी मिलने जा रहा है तो मैं उससे लाजमी पूछूंगी आज आपने क्या खेला, तो वो मुझे बताएगा। जैसे कल उसने मुझे फ़ुटबॉल का बताया कि मामा हमारी टीम थी, गर्ल्स की अलग थी, बॉयज़ की अलग थी, और गर्ल्स सारी चीटिंग कर रही थी। फिर मैंने सबके नाम पूछे कौन कौन है, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्योंकि गली में ही खेल रहे होते हैं, मैं बिल्कुल नज़र रखती हूँ, मॉनिटर कर रही होती हूँ। तो मैं बार बार उससे पूछती हूँ कि भाई आप कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, क्या खेल रहे थे। तो ये एक रूल है कि उसने आके बताना है हर हाल में। बिल्कुल। आप प्लीज शेयर करेंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर नो स्पेसिफिक रूल्स कि मैं बोलूं कि जी मैंने ये किया है वो किया। अब बच्चे जिस एज में हैं आई थिंक रूल्स से वो आगे निकल गए हैं, अब उनका लेकिन फिर अपना भी वो होता है। बेस तो बनाई होती है ना। ऑब्वियसली वो यही है कि बेसिक बेसिस जो हैं वो ये हैं कि अपने रिलीजन को अपने से दूर नहीं करो। आपको हलाल हराम का फ़र्क इस एज में, जो मेरे बच्चे हैं, अब आप इंडिपेंडेंट लाइफ की तरफ जा रहे हो तो एटलीस्ट आपको ये बेसिक्स पता होनी चाहिए कि हलाल हराम का फ़र्क, अपने रिलीजन को किस तरह से लेके चलना है। और वही वाली बात कि कॉन्शियस पेरेंटिंग के उससे आप बात करें किसी भी उससे, तो वो यही है कि जजमेंट्स नहीं देनी, बस ना बच्चों ने मुझे जज करना है ना मैंने बच्चों को जज करना है, इसमें इन लोगों को स्पेस देनी है। दूसरी चीज़ आपने एक जैसे एक बात बोली थी कि कभी कभार हमारे बच्चे ओपन नहीं होते हैं, वो टाइम हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि भाई बताओ तो स्कूल में किसी ने कुछ बोला है, किसी ने बुली किया है, किसी ने कुछ कहा है। उस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें क्या है कि हमें वी हैव टू बी प्रेजेंट विद देम, लेकिन स्पेस देनी है। वो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आई थिंक मैं वो रूल्स में ही लेके आऊँगी कि वो हमारे घर में एटलीस्ट ये वाली चीज़ें फॉलो की जाती हैं। जहाँ तक रात सोना और सुबह उठना तो आपको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के हिसाब से ही है, वो सारे डिसिप्लिन्स हैं। रात में सोने की जहाँ तक बात है तो बड़ी फ्री हैंडेड है घर में, वो आराम से है, लेकिन फिर उसमें यही है कि आपको कंसिक्वेंसेस के उससे आपको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा कि आप खुद देख लो आपके रेस्ट का वो है तो एटलीस्ट गिव योर सेल्फ सम टाइम, क्योंकि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों चीज़ें मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मेरे बच्चों की ये हैं कि ये दो अच्छी होनी चाहिए। जी रूल्स आप। For us, it was very different and typical also कि make your bed before you go, कपड़े अपने सही रखो and टेबल पे screens now. But जहाँ तक नाइट स्पेंड्स और ये चीज़ें थी, और बिकॉज ऑब्वियसली जिस स्कूल में थे वो एज अप्रोप्रिएट पार्टीज़ होती थी, ड्रॉप देम पिक देम, बिकॉज हमारा ये रूल होता था निदा कि जहाँ आप लाइक आई सेड अर्लियर आप इतना ककून नहीं कर सकते जब तक वो गलत देखेंगे नहीं, उनको सही का पता नहीं चलेगा। अगर आप हर चीज़ उनको सही सही दिखा रहे हो तो अगर गलत हो रहा है उनके साथ, उनके हाथ पैर फूल जाएंगे, दे विल नॉट नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। सो फॉर मी टू इवन अलाउ माई किड्स, स्कूल की पार्टीज़ होती थी ग्रेड 10 11 में, हम ड्रॉप करते थे, पिक करते थे, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें अप्रोप्रिएट इनअप्रोप्रिएट होती भी थी, वापस आके बताते थे। उससे कम से कम हमें ये गेज होता था कि हाँ हमारे बच्चे को इतनी अकल है कि अगर कोई और मसले में है तो उसको हेल्प करना है, खुद नहीं पढ़ना। सो फॉर अस चीज़ें तब तक हमारी थोड़ी सी टीचिंग जो है, जो रूल्स है वो फॉर्मलाइज होते गए। सेकेंडली एक चीज़ बहुत मैंने उनको प्राइमरी से की थी, डू नॉट मेक फन ऑफ गर्ल्स।
लड़की ज़ात को, औरत ज़ात को कभी गलत नहीं बोलना, गलत वर्ड्स नहीं यूज़ करना. सो नाउ अल्हम्दुलिल्लाह एट दिस एज आई हैव नेवर हर्ड माई किड्स स्पीक लड़कियों के लिए जो कभी कभार लड़के गलत वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं. आई समहाउ नेवर लाइक दैट एंड आई नेवर वांटेड कि मेरे घर में वो मेरे लड़के ये चीज़ कर रहे हो या मेरे लड़के वो हों जो दूसरी की लड़कियों को ऐसे गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं. सो अल्हम्दुलिल्लाह टिल डेट आई हैव नेवर हर्ड माई बॉयज़ यूज़ रॉन्ग वर्ड्स और बैड वर्ड्स फॉर एनी गर्ल. ये मेरे लिए एक बड़ी मेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम हमारा है. रेजिंग बॉयज़ में बहुत ज़रूरी है. लेबलिंग और शादियाँ करनी है, बेटियाँ आनी है, बहुएं आनी है, तो अगर आप लड़कियों की इज्जत शुरू से ही नहीं कर रहे, फॉर अस इट डजंट मैटर कि वो किस कैटेगरी क्लास की हो, जो भी हो आप उसको रिस्पेक्ट करो. सो नाउ माई चिल्ड्रन रिस्पेक्ट गर्ल्स द वे समटाइम्स कभी टेस्ट करने के लिए मैं उनको बोलती थी अच्छा इसकी शक्ल ऐसी ऐसी दे, लाइक मामा यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट, रिमेंबर. आई लाइक आई नो. सो लाइक टीजर आप ये मारते हो. जेनजी बच्चे बहुत इस मामले में अच्छे हैं. हमारे घर का ये भी रूल है कि हाउस स्टाफ को आपने बहुत रिस्पेक्ट बिल्कुल. आप करके और बात दरवाज़ा खोलना है उनके लिए, जिस तरह आपने मेरे लिए दरवाज़ा खोलना है उसी तरह उनके लिए खोलना है. अगर आप देख रहे हैं कि वो ट्रे लेकर आ रही है तो आपने उसकी हेल्प करानी है. आई थिंक दीज आर बेसिक थिंग्स मैं ये एज अ बॉय मदर यू शुड टीच. वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यही करवाई थी जो इन दोनों ने भी जो बातें करी हैं जनरल. आई थिंक उनको लेबल करके रूल बनाने से ज़्यादा दीज आर बेसिक थिंग्स जो हमें घर में सिखानी है बच्चों को. ओके, अगर आपके पास हाउस हेल्प्स हैं तो दैट डजंट मीन कि आप पीछे होकर बैठ जाएं. नो, यू हैव टू मेक योर बेड इन द मॉर्निंग. आपको ये बेसिक काम है जो खुद आने भी चाहिए. तो इससे भी बहुत बाकी में फ़र्क पड़ता है. Remember, मेरी मेड के बच्चे मेरे बच्चों के एज के थे व्हेन दे वर ग्रोइंग अप. तो फ्राइडेज़ को हमारा मैकडॉनल्ड्स डे होता था, यू नो, उस टाइम के ऊपर जब छोटे थे. सो वी यूज्ड टू ब्रिंग फूड फॉर ऑल ऑफ देम. तो वो साथ एक टेबल पे बैठ के खाते थे. सो मच सो नाउ दे डोंट फील ऑकवर्ड अगर वो ड्राइवर उनके साथ टेबल पे बैठ के खा रहा है. Exactly. या हमारे घर में कोई आकर हमारी टेबल पे खा रहा है, दे विल टेक देम आउट, दे विल कॉल देम इन. सो वो जो झिझक होती है ना कि आपका कोई अगर स्टाफ है घर का तो आप उसके साथ हाथ ना मिलाओ, गले ना मिलो, अल्हम्दुलिल्लाह नन ऑफ दैट एग्जिस्ट्स फॉर अस. दैट्स आल्सो वन ऑफ द ये वही वाली चीज़ है ना कि आपको खुद करके प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा. जैसे मैं आपको बताऊं निदा, मैं स्पेशल ओलंपिक्स के साथ होती हूँ. तो स्पेशल नीड्स के बच्चे जब भी मेरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, माई किड्स आर सो प्रोटेक्टिव एंड वेरी काइंड विद देम. अब द अदर डे मैं रूहान को कहीं से पिक करने गई तो मैंने अंदर जाके देखा तो वो चौकीदार के बच्चों के साथ खेल रहा था. उसने गाड़ी में मुझे बताया कि मामा नोबडी वाज प्लेइंग विद देम. सो आई फेल्ट रियली बैड कि कोई उनको बॉल नहीं दे रहा और उनके साथ फुटबॉल नहीं खेल रहा. सो आई स्पेंड 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, इसलिए मैं लेट हो गया क्योंकि मैं उनके बच्चों के साथ खेलना चाह रहा था कि वो आउट ऑफ प्लेस फील ना करें. एंड दैट हैपेंस बिकॉज आई एम लाइक दैट विद माई स्टाफ. एग्जैक्टली, क्योंकि वो देख रहे हैं ना तुम्हें, वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी काइंडनेस है, तो वो ऑटोमेटिकली जहाँ जो हेल्पिंग स्टाफ है आपका उससे ऊंची आवाज़ में या उनके साथ अच्छा रवैया नहीं होता तो वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता देख रहे होते हैं. फिर वो बिहेवियर आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि बच्चों में भी आ रहा है कि वो भी उसी तरह चीख रहे हैं, वो भी उसी तरह डांट रहे हैं. सो एक दफ़ा क्या हुआ कि हम कहीं बाहर जा रहे थे, मैं और यासिर, तो हमने जो है वो अपने छोटे वाले बेटे को कहा तुम कि अच्छा चलो, वो छोटा था ज़ाहिर है और वो हमारे बगैर ऐसा फील ना करे. हमने कहा चलो आप घर के बड़े हो, आप बॉस हो. अरे भाई, उसको जब हम बॉस बना के गए, हमारे बड़े बच्चों ने बोला कि ये आप क्या करके चले गए. वो तो बॉस बन गया, वो तो जिस तरह आप हमें ट्रीट करते वो ट्रीट कर रहा था. घर के जो हेल्पर्स थे उनको वो पूरा डिसिप्लिन कर रहा था. आप इतनी देर से क्यों आई, आप ही तो मैंने खाई. सो आप जिस तरह पेश आएंगे बच्चे वही चीज़ पिक करेंगे. ये है. अच्छा, एक चीज़ और है, कुछ पेरेंट्स सिंगल पेरेंट्स हैं एंड आई थिंक उनके ऊपर डबल द रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यस, एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम. तो उनके लिए भी आई थिंक जो उनकी फैमिलीज़ हैं या सराउंडिंग्स हैं, उनके पेरेंट्स के सिबलिंग्स हैं या उनकी जो फैमिलीज़ हैं, मदर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा सॉफ्ट या एक्स्ट्रा हेल्पिंग होना चाहिए. बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ मदर टू रेज चिल्ड्रन अलोन. तो अगर अ लॉट ऑफ टाइम्स आई नो कि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनको बाप बन के भी वो बातें करनी पड़ती हैं अपने बच्चों के साथ और एक माँ बन के भी करनी पड़ती हैं. आई थिंक इस टाइम पे या ऐसी सिचुएशन में कम्युनिटी का साथ होना, चाहे वो फ्रेंड्स हों, फ्रेंड्स पेरेंट्स हों, टीचर्स हों, नेबर्स हों, वही वाली बात कि वो आ जाते थे वो करने,
you have to live as a community because उनके ऊपर double the responsibility है. आई कैन रिलेट क्योंकि अभी वैसे तो मैं सोलो पेरेंटिंग कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड अभी मूव आउट हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं वो, तो 4 मंथ्स ही हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस बाप भी हूँ, माँ भी हूँ, दोनों ज़ाहिर रोल प्ले कर रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है समटाइम्स, क्योंकि बच्चे ना पता होता है कि अब बाबा ने घर आना है तो हमें थोड़ा सा सही होना है, डर है उनको। अब वो डर ख़त्म है, ज़ाहिर है वो पता है माँ को ही देख रहे हैं सुबह शाम और क्या कर लेंगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत डिसिप्लिन से लेके चलना पड़ रहा है। और अब मुझे रियलाइज़ हुआ है कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर फादर्स। अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान में आधे से ज़्यादा माएँ जो हैं वही पेरेंट बनी हुई हैं, क्योंकि अगर बाप कमाने वाला है तो वो फिर बिल्कुल एक ही चीज़ पे फोकस होता है और वो होता है उसकी कमाई, Finance. फिर एग्जैक्टली फाइनेंसेस। फिर वो होता है ना कि रात में तो आना ही है ना, थोड़ा बहुत तो रोब होता है ना, कुछ बातें हम बचा के रखते हैं कि भाई आने दो, बाबा को ही बताएंगे। हाँ। तो वो एक डर होता है कि नहीं यार ये हमें करना नहीं है, बाबा से शिकायत लग जाएगी। तो चलें जैसा भी वो सुबह से शाम नहीं है बट रात में अवेलेबल हैं, तो ये थोड़ा सा डर होता है। और अब मैं ये फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप रात को फेस टाइम कर लिया करें बाबा। हाँ, एक दफ़ा पूरी टाइम डिफरेंस थोड़ा इस तरह का है कि 5 आवर्स का डिफरेंस है। हम भी इंशाल्लाह मूव आउट हो जाएंगे जल्दी। मैं वो बस संडे रख लें, कोई ऐसा छुट्टी का दिन रख लें कि वो अब्बा का डर बरकरार रखने के लिए वो बहुत होता है, ज़रूरी लेकिन वो मुझे पता है क्या कहते हैं, अनम हैंडल करना सीखो। मतलब तुम मुझे कॉल करोगी कि बच्चे को किस तरह समझाना है। जब सब मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ देखें आप ये इसको समझाएं, ये इस तरह कर रहा है, तो वो मुझे सुनाते हैं। क्योंकि पता है एज पेरेंट बनने के बाद हमारी सीखने की वो जो तलब है या सलाहियत है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। वो क्योंकि जब आप पहली दफ़ा बच्चे के माँ बनते हैं, आपकी क्लासेस उसी वक्त शुरू हो जाती हैं और आप फिर आहिस्ता आहिस्ता, जब तक आप नई पेरेंट बनते ना उससे पहले आप कितनी भी तैयारी कर लें, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे ना कंट्री में भी इस तरह की कोई चीज़ें होनी चाहिए। अगर पेरेंट्स बनने वाले हैं तो कुछ इस तरह की काउंसलिंग होनी चाहिए। शुरू हुई है वैसे थोड़ी बहुत, काफ़ी हमें पता नहीं है। हाँ, बहुत सारे देखें, अब हम लोग जिस जगह हम रहते हैं हमारे सोसाइटी में बहुत सारी अवेयरनेस है कि लाइक पता ही नहीं है किसी को इस तरह की कोई काउंसलिंग भी होती है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। इंटरनेट पे से पता चल जाता है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं कुछ जो हॉस्पिटल्स जहाँ पे करते हैं। आप एज पेरेंट फादर और मदर जाके क्लासेस लेते हैं। वो ऑप्शनल होता है ना, मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ा सा मैंडेटरी करें। हमें कौन बचपन करेगा से मैंडेटरी? थोड़ा बहुत ये कि बताएं, हो सकता है। हाँ, स्कूल लाइफ में इस तरह से सिखाएं कि भाई आपको पेरेंट्स बनना है, आगे जाके आपने माशरा सुधारना है, आपके बच्चे होंगे, जाहिर है आप अच्छे पेरेंट्स होंगे तो आप आगे जाके माशरा सुधारेंगे। तो थोड़ी बहुत चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए, हमारे कोर्स का भी पार्ट होना चाहिए जिसमें पेरेंटिंग को भी मुझे थोड़ा ये होता है हमारे जो कोर्सेज है ना, जो स्कूल के कोर्सेज, वो हमें जो पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा हट के, अब उनको थोड़े से कोर्सेज चेंज करके हो गई है वो सारी चीज़ें जो हम पढ़ते थे। तो हम पढ़ते थे वो ऑब्सोलीट था और जो अब पढ़े वो भी ऑब्सोलीट। आई थिंक प्रैक्टिकल थ्योरी बेस्ड है सब। अब थोड़ा सा उसमें आना बहुत ज़रूरी है। सिखाने के लिए अगेन आपको अपना बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ता है। एज पेरेंट्स आपको अपने पेरेंट्स के किस्से कहानियाँ, देखिए हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम अनलर्न कर लेते हैं। फादर्स के साथ ज़रा मुश्किल होता है बिकॉज दे आर सो अनअवेयर। यू विल नॉट बिलीव इट निता, हम लोग जब क्लास में काउंसलिंग की क्लास में पढ़ा रहे होते थे एज अ ट्यूटर एज वेल, सो दे वर मेन एंड दे वर वुमेन। इतना फ़र्क होता था कि लिटरली द मेन फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड वर वेरी emotionally disconnected. The one from the marketing was slightly connected. इतना ज़्यादा आपका your प्रोफेशन जो है, profession plays a part. When you sit in the room, जो आपकी enactments हो रही होती हैं, आप अपना पूरा आपको पता नहीं चलता, पर आप अपना पूरा खानदान लेकर एक थेरेपी लेकिन मैं आपको एक बात आपको बताऊं, so unlearning that जो माएँ हैं उनकी ड्यूटी में एक और इजाफा हो गया है। ये जो ट्रांजिशन है फादर्स की, ये माओं को करवानी पड़ेगी। जो औरतें हैं उनको, हम क्यों ये सब डिस्कशन कर रहे हैं? शायद इस वक्त आदमी आपके ऑफिस गए हुए होंगे, लेकिन अगर आप सीख रही हैं तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि बच्चे ने बदतमीज़ी की, बच्चे ने ये किया, बाप पूरे दिन घर में नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है, वो माएँ ही हैं जो अपने बच्चों की एक माइलस्टोन्स के बारे में बाप को अवेयर कर रही होती हैं। उसने ऐसा किया, अच्छा सुनिए आप उसको कह दीजिएगा, आप ज़रा से उससे आराम से बात कर लीजिएगा। तो आपको पता भी नहीं चलता, आहिस्ता 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 आप अपने हस्बैंड को ब्रेन वॉश कर रही होती हैं
अपने बच्चों के लिए। सो आपको वो ब्रेन वॉशिंग में ये वाला आंसर भी डालना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव क्या आप अपने Exactly. हस्बैंड को क्या बता रही हैं। अभी भी मेरे हस्बैंड का ये है कि एकदम से ना कभी कभी जजमेंटल हो जाते हैं बच्चों के से, क्योंकि ही डजंट गेट इट कि ये बच्चे किस तरह से वो है ना। अक्सर आप देखेंगी कि आपके हस्बैंड आपके लिए बड़े कंजर्वेटिव रहे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप ये जब ब्रेन वॉश बच्चों पे करती रही, change हो रहा है, आपकी बेटी के लिए वो एक अलग फादर नजर आएंगे। वो जो आपको एक ज़माने में कंजर्वेटिव नजर आते थे, वो 20-25 साल बाद वो चेंज हो जाएंगे और आप कहेंगे वाओ, मेरे लिए तो ये ऐसा था। यही तो ये बात है ना, अनलर्न करके उन्हें लर्न कुछ एग्जैक्टली यू हैव टू एटलीस्ट अटेम्प्ट टू अनलर्न। जी सरवत, निदा, इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि एक बाप अपनी बीवी को यानी बच्चों की माँ को किस तरह ट्रीट करता है, उसको कितनी इम्पोर्टेंस देता है, उसको किस तरह, उसके साथ किस तरह कम्युनिकेट करता है। एंड दैट, जैसे अब कभी कभार ये होता है कि फ़हद मेरा मजाक उड़ा देते हैं, तो बच्चे पूरा दिन मेरा मजाक उड़ा रहे होते हैं, ऐसे ही है। बिकॉज दैट्स व्हाट ही इज यू नो लाइक दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑन। चाहे उस आई नो कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे साथ इनसाइड जोक्स क्या है, लेकिन बच्चों को नहीं पता। एज अ फादर इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप जब घर जाते हैं तो आपका बिहेवियर, आपका डिमीनर अपनी बीवी के साथ, उन बच्चों की माँ के साथ किस तरह होना चाहिए। दैट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द फादर साइड। बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिकली हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ये हमारा आप लोगों के साथ एक्चुअली लास्ट सेगमेंट है, फिर सरवत और हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कंक्लूजन अगर हम कहें कि पेरेंटिंग सिर्फ माँ का काम नहीं है, वालिद को भी बखूबी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और अगर माँओं को लग रहा है कि वालिद सही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, उनको खींचना पड़ेगा, औरतों को उनको खींचना पड़ेगा पेरेंटिंग में, उनको थोड़ा सा धक्के देने पड़ेंगे कि सुनिए ज़रा, ज़रूरी नहीं कि आपके वालिद नहीं पार्टिसिपेट कर सके आपकी पेरेंटिंग में। आजकल के ज़माने में ज़रूरत है दोनों को पार्टिसिपेट करने की। तुम भी अक्सर फ़हद को राग़िब करती होगी। एक आखिरी, मेरी खाला सास ने मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। मैं कहती थी फ़हद जब आते हैं मैं उनसे कहती हूँ कि बच्चों को रीडिंग कराएं, तो वो नहीं कराते, मुझे ही करानी पड़ती है। तो उन्होंने कहा देखो, बोलो नहीं, एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करो जहाँ वो उसको करना ही पड़े। तो मैंने ना क्या किया तुमने? मैंने बच्चे के हाथ में बुक दी और मैंने कहा जाओ बाबा से कहो रीड मी अ स्टोरी। तो व्हेन इट केम थ्रू द चाइल्ड ही कुड नेवर से नो। सो औरतों और माओं का काम है कि इंटेलिजेंटली बाप को भी कैसे खींचना है, उस लूप में कैसे लाना है। वोकैबुलरी कम इस्तेमाल करें, एक्शन से ज़्यादा करें। आई थिंक क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी मशीनरी में नहीं है वो चीज़। बाय डिफॉल्ट नहीं है। हाँ, तो इसीलिए लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। अब जो जनरेशन है उनमें बापों में फ्लेक्सिबिलिटी वही आ रही है कि वही वो ना, सीख रहे हैं। माएँ डाल रही हैं ना, Exactly, तो सीख आहिस्ता रहे हैं। आहिस्ता नजर आएगी। आपको कर रहे हैं। मैं कभी डांटती हूँ होमवर्क ना करने पे, तो फ़हद उनको प्यार से समझाते हैं, तो मैं कहती हूँ यार ये भी तरीका ठीक है, भी ये सही मैंने है। क्यों नहीं इस्तेमाल किया। एक ब्रेक ले रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों के शो पे आने का। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे जो सरवत भी बहुत इन्जॉय करती है और मैं भी बहुत इन्जॉय करती हूँ, इस तरह के कॉजेज़ को आगे लेके आना। हम यहीं पे रहेंगे, ये लोग चले जाएंगे, लेकिन और कौन आएंगे उनसे मुलाकात हम आपकी कराएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सरवत तो हमारे साथ है ही, और जैसे कि हमने कहा सरवत की वजह से हम बेसिकली एक अच्छे कॉज का पार्ट बन पाए, और स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान जो है उसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। सरवत, 10 साल से तुम एम्बेसडर हो जी। और अगर तुम बताना चाहो लोगों को कि स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान से कनेक्ट होने के लिए तुम्हें किस चीज़ ने इंस्पायर किया? 30-35 साल से है ये पाकिस्तान में इदारा। सो निदा, 35 इयर्स हो गए स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल नीड्स के बच्चों को ट्रेन करती है सारा साल, और फिर वो ट्रेनिंग कैंप्स भी लगते हैं, हमारे नेशनल गेम्स होते हैं, फिर रीजनल गेम्स होते हैं, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हमारी वैसे तो 13 स्पोर्ट्स में
हम हिस्सा लेते हैं जब इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स, वर्ल्ड गेम्स होते हैं। तो वो सारे स्पोर्ट्स में हमारी ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं, हमारे एथलीट्स ट्रेन होते हैं और फिर वो स्पेशल ओलंपिक्स, वर्ल्ड गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके। तो मुझे जो चीज़ इंस्पायर की, मैं बहुत डिफरेंट कॉजेज़ में हिस्सा लेती थी, लेकिन आई फेल्ट कि ये बच्चे एक्चुअली हीरोज़ हैं और ये मतलब हमारे इतने हर्डल्स होते हैं ज़िंदगी में कि इनके तो वो डबल हर्डल्स हैं। डिसेबिलिटीज़ हैं, फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, मेंटल डिसेबिलिटीज़ हैं, उसको वो ओवरकम करके चैम्पियंस बन जाते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, मेडल्स लेकर आते हैं। सो दैट वाज सो इंस्पायरिंग फॉर मी दैट दे बिकेम माय रोल मॉडल्स एंड आई कुड नॉट से नो टू एनीथिंग। तो 10 साल हो गए हैं मुझे, मैं इस कॉज का हिस्सा हूँ। मैम रौनक लखानी हमारी टॉर्च बेरर हैं, जो इस कॉज को लेके चल रही हैं। दे स्टार्टेड विथ अबाउट 7 एथलीट्स और आज मोर देन 25,000 एथलीट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। अच्छा, हमारे साथ हैं सकीना नकवी, जिनसे हम बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि स्पेशल ओलंपिक्स कैसे बना और क्या है। और साथ साथ सकीना के साथ साथ इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं महम जहरा और साथ साथ हसन पटेल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सबको वेलकम करते हैं और बारी बारी हम आप सबसे बात करेंगे। सकीना से शुरू करते हैं। सकीना, प्लीज़ लोगों को बताओ स्पेशल ओलंपिक्स की बैकग्राउंड के बारे में। जी बिल्कुल। सो स्पेशल ओलंपिक्स एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मूवमेंट है उन लोगों के लिए जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या फिर जहनी पसमानदगी का शिकार होते हैं। तो ये दिस इज़ प्रेजेंट इन मोर देन 200 कंट्रीज़ और पाकिस्तान इसका एक छोटा सा चैप्टर है। माशाल्लाह वी डूइंग वेरी ग्रेट इन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान इंटरनेशनली। ये मूवमेंट हमने पाकिस्तान में 1989 में स्टार्ट की विद एज सरवत सेड 75 एथलीट्स एंड वी हैव बिन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान फॉर 35 इयर्स नाउ और हम लोग 35,000 एथलीट्स से ज़्यादा को रीच कर चुके हैं। हम स्पेशल ओलंपिक्स में, वैसे तो हम एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम एक बहुत होलिस्टिक तरीके से अपने एथलीट्स के ऊपर काम करते हैं। हम 2 साल की उम्र से इनके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। अपने यंग एथलीट्स प्रोग्राम के ज़रिए ये अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे काम करता है। फिर उसके अलावा हमारा हेल्थ का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव होता है कि हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ वाले अफराद को बिल्कुल इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं विद फॉलो अप ट्रीटमेंट। एंड देन वी हैव अ प्रोग्राम कॉल्ड एथलीट लीडरशिप, जिसमें हम लोग इनको इंटरपर्सनल स्किल्स पे इनकी काम करते हैं, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, इन सारी स्किल्स के ऊपर काम करते हैं सो दे कैन गेट एम्प्लॉयमेंट एंड स्टफ। एंड देन हम लोगों का एक इंक्लूजन का प्रोग्राम होता है, क्योंकि हमारी कोर है इंक्लूजन। स्पोर्ट्स एक ज़रिया है एथलीट्स को सोसाइटी में इंक्लूड करने का। तो हमारा एक यूनिफाइड चैम्पियन स्कूल प्रोग्राम होता है जिसमें हम मेन स्ट्रीम स्कूल्स के साथ स्पेशल स्कूल को पेयर करते हैं और ये एथलीट्स पूरे साल एक साथ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, मुख्तलिफ यूनिफाइड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसे बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो हाफ़ टीम विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाफ़ स्ट्रीम मेन स्ट्रीम होगी। तो ये एक ज़रिया है यूथ को इंक्लूजन में इंगेज करने का। वैसे तो हमारे बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, लेकिन अगर एक जुमले में कहा जाए तो स्पेशल ओलंपिक्स जो है स्पोर्ट्स के ज़रिए इन इंडिविजुअल्स को सोसाइटी में इन्वॉल्व करती है, इंक्लूड करती है। अब जैसे हम जो भी देख रहे हैं, हम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इनके इस कारवां में और हमें मौका मिल रहा है क्योंकि सरवत, जैसे तुम बता रही थी अभी साउथ अमेरिका, चिली में स्पेशल ओलंपिक्स होने वाले हैं और वहाँ पहुँचने के लिए, वहाँ तक इन सबको ले जाने के लिए हम सब इस कार खैर का हिस्सा बन सकते हैं। वो इस तरह के तुम लोगों के फंड रेजिंग कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, प्लीज़ उसके बारे में बताओगी। सो क्योंकि हम डिफरेंट इवेंट्स करते हैं इनके लिए, उससे हम फंड्स रेज़ करते हैं जो इनको हमें फैसिलिटेट करते हैं इन एथलीट्स को ट्रैवल करा के उधर गेम्स तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि वो कॉस्ट इतनी बड़ी होती है और हम माशाल्लाह हमारी मोर देन 60 या इस तरह के बहुत बड़े अमाउंट नंबर्स में एथलीट्स जाते हैं, तो हमें वो हेल्प और सपोर्ट हमारी कम्युनिटी से मिलती है। इस दफ़ा हम कॉन्सर्ट कर रहे हैं। फैसल कपाडिया हमारे जो सिंगर हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े, वो भी हमारे एम्बेसडर हैं। अच्छा। तो उनका और मुर्तज़ा किज़लबाश एक और बड़े सिंगर हैं, बड़ा नामी एक स्टार हैं वो मिल के हम ये कॉन्सर्ट होस्ट कर रहे हैं
और ये कॉन्सर्ट होने वाला है 29 अगस्त को फेज़ 8 में एंडलूजिया करके एक जगह है उस पे, और जितनी भी टिकट सेल होंगी वहाँ से वो सारे फंड्स इन बच्चों की उस ट्रिप के लिए लगेंगे। 5 सितंबर में इस्लामाबाद में है यही कॉन्सर्ट, यही स्टार्स 5 के साथ सितंबर को है। जी। अभी जो पहला कराची वाला है, हमारे 29 3 हैं। फर्स्ट इज़ ऑन 29 कराची में, 5 सितंबर है इस्लामाबाद में कॉन्सर्ट, और 12 सितंबर लाहौर में कॉन्सर्ट है। तो इन तीनों सिटीज़ में हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी, पूरा पाकिस्तान मिल के हमें सपोर्ट करे, वो टिकट्स ख़रीदें, इन बच्चों को आके देखें, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट कॉन्सर्ट एवर जहाँ पे इशारों की ज़बान में भी स्टेज पे आपको बहुत सारे हमारे एथलीट्स और इस तरह साइन लैंग्वेज में भी वो गाने पूरे मतलब बताएंगे। और क्योंकि फैसल कपाडिया इतने अमेजिंग आर्टिस्ट हैं, उनके भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं इस तरह के कि हम इस तरह कर सकते हैं, ये नई चीज़ ला सकते हैं, और ये बहुत दिल से हमने काम किया है। और आई थिंक 1 साल से हम इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, और आपके शो पे निदा हम जब भी आते हैं आप हमेशा खुले दिल से, खुले आम से हमें सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच टू AR बाय एंड यू एंड योर टीम कि हमें जब भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी है आपने वो सपोर्ट दी है, और अब हमें सपोर्ट हमारे नाजरीन से है, बिल्कुल हमारी कम्युनिटी से है कि टिकट वाला के पेज पे वो जा सकते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स के पेज पे जा सकते हैं, मेरे भी पेज पे जा सके वो डिटेल्स देख सकते हैं कि टिकट्स कहाँ से मिलेंगी। हमने एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट डिस्काउंट टिकट भी इंट्रोड्यूस कराया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी यंग यूथ भी इंक्लूसिव पाकिस्तान को आगे लेके चले, तो वो भी टिकट्स ख़रीदें और इस अच्छे कॉज का हिस्सा बने। चलो महम, तुम लोगों से भी बातचीत करते हैं। भाई महम कौन से स्पोर्ट्स का हिस्सा हैं, और आप भी बताइएगा हसन कि आप किस उसमें फील्ड में जो हैं वो अच्छे हैं। जी महम। तो मेरा पहला जो स्पोर्ट्स है वो साइकिलिंग है, और जो मेरा दूसरा स्पोर्ट्स है वो है फील्ड हॉकी। अच्छा, ओके। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्पेशल ओलंपिक्स ने आपकी ज़िंदगी में क्या असर पैदा किया? मेरी ज़िंदगी ऐसी स्पेशल ओलंपिक्स ने चेंज की है कि मैं मतलब कॉन्फिडेंटली जो है वो मतलब अपनी खुद की जो है वो अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, और मैं लोगों के सामने जो है वो पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो है वो मैं बात कर सकती हूँ, लोगों से बात कर सकती हूँ, और मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आया है। जो लोग मुझे बुली करते थे, आज वो लोग मुझे देखते हैं तो उनके लिए भी एक ये बहुत कहते हैं ना लाइफ टाइम चेंजिंग थिंग है, तो ये बहुत अच्छी तो कॉन्सर्ट के लिए आप क्या लुक फॉरवर्ड कर रही हैं, क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं ये जो है वो हमारा पाकिस्तान का पहला कॉन्सर्ट होगा कराची में, जिसमें जो है वो सारे स्पेशल नीड्स लोग जो है वो आएंगे, और उनके लिए जो है वो हमारे पास जो है वो साइन लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स भी वहाँ मौजूद होंगे, जो उनको जो है वो साइन लैंग्वेज में जो है वो जो गाने होंगे उनको वो ट्रांसलेट करके जो है वो उनको बताएंगे। जैसे माहम ने कहा कि स्पेशल नीड्स चाहे वो किसी भी स्कूल से हो, हमने उन सबको दावत दी है कि वो आएँ और इस कॉन्सर्ट का हिस्सा बने। निदा ऐसे कभी नहीं हुआ। जब कॉन्सर्ट्स होते हैं कॉलेज के, स्कूल के बच्चे जाते हैं, पेरेंट्स जाते हैं, इस तरह के लोग जाते हैं, लेकिन स्पेशल नीड्स के लिए कभी कोई कॉन्सर्ट नहीं हुआ पाकिस्तान में। एंड दिस इज़ ऑल्सो इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द स्पेशल नीड्स कम्युनिटी। स्पेशल ओलंपिक्स की ओवरऑल भी जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, सारा एक्सपेंस हम बेयर करते हैं, विच इज़ वाई वी नाउ हेडिंग टुवर्ड्स दिस फंड रेजिंग कॉन्सर्ट अगले साल के गेम्स के लिए। ग्रेट। हम हसन, आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं स्पोर्ट्स में मैं स्विमिंग करता हूँ, और मेरी हॉबीज़ यूँ, मैं गया था 2023 में बर्लिन जर्मनी। मैंने वर्ल्ड समर गेम्स में मैंने पार्टिसिपेट किया था एंड आई वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल।
चैंपियन है भाई। ओहो, मैं तो चैंपियन से बात कर रही हूँ अभी भाई। वो अच्छा, ये जो मेडल पहना है ये ऐसे ही नहीं है, ये तो भाई विन किया हुआ मेडल है। यस, जबरदस्त। हसन और महम हमारे बर्लिन के एथलीट्स हैं। हमारी टीम 2023 में बर्लिन गई थी। सो 84 एथलीट्स की डेलीगेशन केम बैक विद 83 मेडल्स, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड। माशाल्लाह, वी आर डूइंग रियली वेल इन आई स्पोर्ट्स। पार्टिसिपेट इन 2 वर्ल्ड गेम्स बेसिकली। मैं 2019 में जो है वो मैंने वर्ल्ड समर गेम्स स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के हुए थे अबू धाबी में, और 2 किलोमीटर साइकिलिंग रेस में आई वन इस गोल्ड मेडल। क्या बात है। पाकिस्तान सो का भाई हमें और भी ज़्यादा मेडल्स चाहिए और उसके लिए इनको साउथ अमेरिका एक्चुअली पहुंचना है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। और यहाँ हम वो कहते हैं ना कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस कार्य खैर में उन कॉन्सर्ट्स को अटेंड करके जो 29 अगस्त को कराची में है, इस्लामाबाद में 5 सितंबर को है, एंड और किधर था 12th लाहौर में 12 सितंबर को लाहौर में मौजूद है। सो फैसल कपाडिया और मुर्तज़ा किज़लबाश होंगे इस कॉन्सर्ट का हिस्सा, तो आप एंटरटेन भी हों और एक बहुत अच्छे कॉज में पार्टिसिपेट भी करें। बेस्ट ऑफ लक स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान आप लोगों को भी। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। दुआ में याद रखें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।